अध्याय 321 समझौता। पिताजी, आप मुझसे मिलने आए हैं। सु xiaobei ने जियाओ लो की जान को गले लगाया, फिर अपना सिर उठाते हुए उसने जियाओ लो को अपनी बड़ी आंखों से खुशी से देखा। उसका चेहरा खुशी और उत्साह से भरी मुस्कान से चमक रहा था। बे, हाँ हाँ हाँ, हमने एक वादा किया था, है ना? जियाओ लो ने उसे एक गर्म मुस्कान दी क्योंकि वह बाहर पहुंचा और उसके छोटे सिर को रगड़ा। मेरे पिताजी, मुझे गले लगाओ। मैं गले लगाना चाहता हूँ। सु xiaobei ने जियाओ लो की ओर अपनी छोटी बाहों को फैलाया, इंतजार कर रहा था कि वह उसे उठाए। जियाओ लो बस विरोध नहीं कर सका और वह कान से कान तक चमक रहा था क्योंकि वह नीचे झुक गया और सु xiaobei को अपनी बाहों में उठा लिया। इस छोटी लड़की के बारे में कुछ जादुई था, उसके पास एक सहज आकर्षण था जिसने किसी तरह उसे अपने जैसे प्यार करने और उसकी रक्षा करने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उन्होंने देखा कि दोनों कैसे मिले, लो पिंगक्सियांग और चाची ली दोनों हक्के बक्के रह गए। वे सु xiaobei के अंतर्मुखी व्यक्तित्व से बहुत परिचित थे, वह आमतौर पर अजनबियों से सावधान रहती थी और सु ली के अलावा उन्होंने उसे पहले कभी किसी और से इतना जुड़ा हुआ नहीं देखा था। उन्होंने अभी जो देखा वह उनके लिए एक बड़े आश्चर्य के रूप में आया। सु ली सीढ़ियों से जल्दी से नीचे उतरी, जिस तरह से उसने खुद को ले जाया, लेकिन वह बिल्कुल भी सुखद नहीं लग रही थी। इसके बजाय वह उत्तेजित दिखाई दी और उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। सु xiaobei, अगर आप फिर से ऊपर से नीचे भागने की हिम्मत करते हैं, तो मैं आपको एक सप्ताह के लिए कार्टून देखने से रोक दूंगा। सु xiaobei जियाओ लो की गर्दन पर कसकर चिपक गया और अपना चेहरा जियाओ लो की छाती में दफन कर दिया जैसे कि उसकी सुरक्षा की मांग कर रहा हो। मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। अपने छोटे होठों को देखकर सुली खुद को गुस्सा नहीं दिला सकी। उसने अपने स्वर को नरम किया और कहा, अब नीचे उतरो। जल्दी करो और चाची ली को तुम्हें स्नान करने दो। मुझे उनके साथ चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। मैं पिताजी को छोड़ना नहीं चाहता। सु xiaobei ने जियाओ लो की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। मेरी बात सुनो, सुली ने आवाज उठाते हुए कहा। बे, अपनी मम्मी की बात सुनो और एक अच्छी लड़की बनो, ठीक है? मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा। मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा। जियाओ लो ने छोटी लड़की को एक दयालु कोमल आवाज के साथ बात करते हुए मना लिया। सच में? हाँ। जियाओ लो ने सिर हिलाया और धीरे से सु xiaobei को नीचे रखा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बे, चलो स्नान के लिए चलते हैं। चाची ली सु xiaobei को हाथ से लेने के लिए आगे आई और उसे स्नान के लिए ऊपर ले आई। सु ली ने जियाओ लो की ओर देखा और कहा, एक सीट है। जियाओ लो ने इस तरह के सेलिब्रिटी की उपस्थिति में कोई अलग तरह से कार्य नहीं किया और उन्होंने लिविंग रूम में चमड़े के सोफे पर एक सीट ले ली। लो पिंगक्सियांग ने उन्हें गर्म चाय का एक बर्तन लाया, उन्हें दोनों को एक गिलास परोसा, फिर एक कोने में चले गए और उन्हें मामलों पर चर्चा करने के लिए छोड़ दिया। जियाओ लो, मिस सु, इससे पहले कि हम मुख्य विषय में जाएं, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? सुली के सजा पूरी करने से पहले जियाओ लो ने हस्तक्षेप किया। क्या सवाल है? सुली ने जवाब दिया, उसकी भौहें थोड़ी बुनी हुई थी। जब मैंने xiaobei के सरोगेट पिता बनने का वादा किया, तो आपने कहा कि आप मेरे आवास की व्यवस्था करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ रहूंगा, जियाओ लो ने कहा। सुली बैठी शांत और संयत दिख रही थी। यह इसके सामने का अपार्टमेंट है, उसने कहा। इसके विपरीत, इसमें 130 वर्ग मीटर का एक निर्मित क्षेत्र है और यह शानदार रूप से सुसज्जित है। आपकी जानकारी के लिए, यह 30 मिलियन से अधिक मूल्य का है, जो शायद जियांगचेंग सिटी में आपके द्वारा किराए पर लिए गए घर से कई सौ गुना बेहतर है, सुली ने कहा। जियाओ लो उसके अपमानजनक स्वर से आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। क्या 30 मिलियन डॉलर का अपार्टमेंट वास्तव में उसके लिए था? क्या वह उस पर धन खर्च करने में बहुत उदार नहीं थी? मुझे पता है कि आपने मुझे xiaobei के पिता की भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा है, लेकिन मैं उसका जैविक पिता नहीं हूँ, नहीं मुझे एक होने का कोई अनुभव है। मैं शायद उसे पिता जैसा प्यार नहीं दे पाऊंगा जिसकी उसे बड़े होने की जरूरत है। सुली ने कहा, मेरे पास सु xiaobei के असली पिता की तलाश करने वाले लोग हैं, इसलिए अभी के लिए आपको बस जितना हो सके उसके साथ जाना होगा। सुली ने तब लो जियांगपिंग को इशारा किया, जो किताबों के ढेर के साथ दौड़कर आए और उन्हें जियाओ लो के सामने रख दिया। मैंने विशेष रूप से आपके लिए इन पुस्तकों का चयन किया है। जब आपके पास समय हो तो उन्हें पढ़ें। आपके लिए यह एक नौकरी है और चूंकि यह एक नौकरी है, इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और इसे अच्छी तरह से करना होगा, सुली ने कहा। जियाओ लो ने किताबों के ढेर पर एक त्वरित नजर डाली और पता था कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। ये सभी किताबें टॉडलर्स और प्रीस्कूलरों के लिए पेरेंटिंग और संचार कौशल पर थी। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द अपनी भूमिका को अपना सकते हैं। मैं आपके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखता हूँ, नहीं मैं आपसे हर दिन सु xiaobei कंपनी रखने की उम्मीद करूंगा। आप जा सकते हैं और अपने करियर पर काम कर सकते हैं। आखिरकार यह नौकरी जो मैं आपको दे रहा हूँ वह लंबे समय तक नहीं चलेगा, शायद 6 महीने या 1 साल। वैसे भी यह एक आजीवन कैरियर नहीं होगा, सुली ने कहा, अपने कप गर्म चाय पर निष्क्रिय रूप से चुस्की लेते हुए। ठीक है। जियाओ लो ने सिर हिलाया। वह सुली के रवैये की सराहना नहीं करता था और न ही वह इसे नापसंद करता था या सिर्फ एक नौकरी थी। लेकिन सु xiaobei के साथ चीजें अलग थी और कई बार जियाओ लो खुद को भूल जाते थे और सु xiaobei को अपनी बेटी के रूप में सोचते थे। अगर यह छोटी लड़की के लिए नहीं था तो वह सुली के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता, यहाँ तक कि उसकी उदार शर्तों के साथ भी। ठीक है। क्या यह सब है? क्या आपके पास कुछ और नहीं है जो आप पूछना चाहते हैं? सुली थोड़ा निराश था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जियाओ लो के पास जू xiaobei के बारे में बहुत सारे प्रश्न होंगे। नहीं, जियाओ लो दूसरों के मामलों में बहुत गहराई से खुदाई करने वाला व्यक्ति नहीं था, यह सिर्फ उसके लिए गपशप करने जैसा महसूस करता था, कुछ ऐसा जो वह बिल्कुल नफरत करता था। उन्होंने पहले से ही सोचा था कि 90% से अधिक मौका था कि सु xiaobei सुली की जैविक बेटी नहीं थी, लेकिन उनमें से कोई भी उनकी चिंता नहीं थी। केवल एक चीज जिसकी वह परवाह करता था वह उसकी छोटी परी सु xiaobei की भलाई थी और वह उसकी अच्छी देखभाल करने के लिए कुछ भी करेगा। तो समझौते पर हस्ताक्षर करें। सुली ने मेज की दराज से एक पेन और एक दस्तावेज लिया और इसे जियाओ लो के सामने रखा। हमने पहले मौखिक रूप से जो सहमति व्यक्त की है, उसके अनुसार मैं आपको प्रति माह $200,000 का भुगतान करूंगा। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उनके सरोगेट पिता के रूप में अपनी भूमिका में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। अगर मैं आपके प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हूं, तो आपका कमीशन काट लिया जाएगा जैसा कि मुझे लगता है।
कोई बात नहीं। जियाओ लो ने समझौता किया और जल्दी से इसकी शर्तों के माध्यम से चला गया। इसने वेतन, गोपनीयता, समाप्ति, अनुबंध के उल्लंघन आदि को कवर करने वाले मानक खंड निर्धारित किए। शियाओ लो ने विधिवत रूप से अपना नाम लिखा और समझौते के निचले हिस्से में हस्ताक्षर किए। दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय सुली ने जियाओ लो को तिरस्कार से देखा। उसने राय बनाई थी कि उसके पास कोई आत्मसम्मान नहीं था और वह उस तरह का व्यक्ति था जो पैसे की खातिर कुछ भी करेगा। लेकिन उज्जवल पक्ष पर दिन आने पर कोई भावनात्मक बोझ नहीं होगा और जिस क्षण उसने सु जियाओबेई के पिता का पता लगाया, जियाओ लो के साथ सभी संबंधों को तोड़ना आसान होगा। चाची ली द्वारा तैयार किए गए भोजन के बाद जियाओ लो उस आवास के लिए रवाना हो गए जो उसके लिए बनाया गया था। उनके अपार्टमेंट में प्रवेश करते हुए फ्रांसीसी खिड़की को कपड़े पहनाने वाले सफेद सरासर पर्दे हल्की हवा के झोंके के साथ हिल गए। उनका कमरा एक उदार 2 मीटर चौड़े बिस्तर से सुसज्जित था। दीवार पर एक 42 इंच का एलईडी टेलीविजन लगाया गया था और बिस्तर के बगल में एक एप्पल लैपटॉप भी रखा गया था। अलंकृत लैंप और एक अच्छी तरह से पॉलिश किए गए फर्श ने सजावट को पूरक किया और कमरे के दूर कोने में एक अंतर्निहित डबल अलमारी स्थित थी। जियाओ लो इसकी विडंबना पर मुस्कुराया। अपने बर्फीले व्यवहार के बावजूद सुली ने अपार्टमेंट में ऐसी गर्मी लाने के लिए एक इंटीरियर डिजाइनर को नियुक्त किया था जो उनकी शैली के अनुकूल था। स्नान करने के बाद जियाओ लो को झांग दाशान का फोन आया। जब उन्हें पता चला कि शियाओ लो सुली के साथ उसी मंजिल पर रह रहे हैं और वह कुछ समय के लिए वहां रहेंगे, तो झांग दशान को इतनी ईर्ष्या हुई कि उनके मुंह से अपशब्दों की बाढ़ आ गई। लाओ जियाओ, आपके पास वास्तव में कुछ कुत्ते हैं, भाग्य नहीं यह सोचने के लिए कि आप वास्तव में देवी सुली के साथ रह रहे हैं। WTF, क्या आप चाहते हैं कि मैं ईर्ष्या से मर जाऊं? झांग दशान चिल्लाया। शांत हो जाओ, हम एक साथ नहीं रह रहे हैं, बस एक ही मंजिल पर। इसके अलावा ईर्ष्या करने के लिए क्या है? जियाओ लो ने अपनी भौहें उठाई और सवाल वापस उस पर फेंक दिया। ओह कृपया दिखावा मत करो, मेरे साथ दिखावा करना बंद करो माँ। जब मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हें मिलूंगा। मैं देवी सू के साथ भी रहना चाहता हूँ। शियाओ लो शब्दों के लिए नुकसान में था। अध्याय 322 MLM नेस्ट। अगली सुबह जियाओ लो खुली खिड़की के पास गया और पर्दे को एक तरफ खींच दिया। जैसे ही उसने ताजी हवा में सांस ली, खिड़की से परे पेड़ों में पक्षियों को चहचहाते हुए सुना जा सकता था। जागने के लिए कितना रमणीय दिन है, उसने सोचा। पिताजी, पिताजी। इससे पहले कि जियाओ लो फ्रेश हो पाता, सु जियाओबेई पहले से ही अपने दरवाजे के बाहर था, उस पर दस्तक दे रहा था और उसे बुला रहा था। जियाओ लो तुरंत दरवाजे पर गया और उसे अंदर जाने दिया। पिताजी, क्या आपने नाश्ता किया है? क्या आपने अपने दांतों को ब्रश किया है? माँ ने कहा कि आपको हर सुबह और रात को अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए ताकि कीड़े न बढ़े। सु जियाओबेई ने उसे बताया। बहुत गंभीर लग रहा था क्योंकि उसने जियाओ लो को मौखिक स्वच्छता में एक छोटा सबक दिया था। क्या ऐसा है? ठीक है पिताजी, अब जाकर मेरे दांतों को ब्रश करेंगे। जियाओ लो ने प्यार से उसके सिर को छुआ और फिर बाथरूम की ओर बढ़ गया। छोटी लड़की ने उसका पीछा किया और अपने छोटे हाथों से सिंक के किनारे को पकड़ लिया। उसने बिना पलक झपकाए बड़ी आंखों से जियाओ लो को देखा। पिताजी, हम तुम मम्मी के साथ क्यों नहीं रह रहे? पिताजी को रात में काम करना पड़ता है। अगर मैं उसके साथ रह रहा हूं तो मैं आपको और मम्मी को परेशान करूंगा। जियाओ लो ने बेतरतीब ढंग से एक और सफेद झूठ के साथ आते हुए कहा। छोटी लड़की ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन आप दिन के दौरान काम कर सकते हैं, उसने जवाब दिया। मेरे पास दिन के दौरान करने के लिए अन्य चीजें हैं। जियाओ लो ने अपना टूथब्रश नीचे रखा और धीरे से उसके गाल पर चुटकी ली। अपना चेहरा धोने के बाद उन्होंने सु जियाओबेई को उठाया और बाहर चले गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुली के अपार्टमेंट में डाइनिंग टेबल पर एक शानदार नाश्ता रखा गया था। एक त्वरित नजर में उसने देखा कि रोटी, अवैध अंडे, मकई, पेस्ट्री, दूध और अनाज का चयन था। चाची ली अभी भी रसोई में व्यस्त थी और जब उसने शियाओ लो को सु जियाओबेई को ले जाते हुए देखा तो उसने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया। गुड मॉर्निंग श्री जियाओ, नाश्ता तैयार है। जियाओ लो ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। सुली पहले से ही मेज पर था और जैसे ही जियाओ लो ने उसके सामने अपनी सीट ली, उसने उसे एक अच्छी सुबह की कामना की। सुली ने केवल अपना सिर उठाया और उसकी ओर देखा। उसके बाल ढीले ढंग से पहने गए थे, उसके कंधों पर कैस्केडिंग थे और जैसे ही सुबह के सूरज की किरणें बालकनी की खिड़कियों से बहती थी, उसकी उत्तम विशेषताएं एक परी जैसी चमक के साथ चमकती थी जो उसकी सुंदरता को बढ़ाती थी। सु जियाओबेई, अब जब वह जाग गया है तो क्या तुम अब एक अच्छी लड़की बन सकती हो और खा सकती हो? हाँ। छोटी लड़की ने गाल से सिर हिलाया और जियाओ लो की ओर देखा। जियाओ लो उसे देखकर मुस्कुराया और उसे अपने बगल में ऊंची कुर्सी पर रखा। जैसे ही सु जियाओबेई ने अपना नाश्ता दिल से खाया, वह पूरे समय जियाओ लो को देखकर मुस्कुराती रही और जियाओ लो इसी तरह वापस मुस्कुराया। उन दोनों को पिता और बेटी के रूप में इतने मजबूत बंधन को साझा करते हुए सुली ने ईर्ष्या और ईर्ष्या की एक अकथनीय भावना महसूस की, शायद नफरत की हद तक। वह थी जिसने सु जियाओबेई को पाला था, फिर भी वह एक बाहरी व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। यह देखते हुए कि उसकी बेटी जियाओ लो पर कैसे प्रतिक्रिया दे रही थी, उसने इसके बजाय बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस किया। लेकिन वह क्या कह सकती थी? क्या वह नहीं थी जिसने शियाओ लो को सु जियाओबेई के सरोगेट पिता होने के लिए काम पर रखा था? किसी भी मामले में जियाओ लो ऐसा लग रहा था कि वह बहुत अच्छा काम कर रहा था, और क्या यह वही नहीं था जो वह चाहती थी? मुझे नाश्ते के बाद बाहर जाना होगा, जियाओ लो ने कहा। मैंने पहले ही कहा था, जबकि आपको अपनी भूमिका निभानी है, आप अपनी चीजें करने के लिए स्वतंत्र हैं। सुली ने जियाओ लो को देखे बिना करारा जवाब दिया। जियाओ लो ने आगे बात की और उन्होंने महसूस किया कि यह महिला उनके साथ कोई भी बातचीत करने के लिए बहुत अनिच्छुक लग रही थी, जो एक अर्थ में उसे अच्छी तरह से अनुकूल था, क्योंकि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो छोटी बात करने का आनंद लेता था। क्रिसेंट बे होटल छोड़ने के बाद जियाओ लो ने अपने चचेरे भाई दिंग झेन्युन से संपर्क किया। उन्होंने अपने चाचा और चाची से वादा किया था कि वह इसे देखेंगे और उनका मिशन अब दिंग झेन्युन को उन MLM मान से बाहर निकालना था। जैसे ही उन्होंने सुना कि जियाओ लो अकेले आ रहे हैं, दिंग झेन्युन तुरंत उनसे मिलने के लिए तैयार हो गए। मिलन एक मेट्रो स्टेशन होना था। जब जियाओ लो पहुंचे तो उन्होंने दिंग झेन्युन को कहीं भी नहीं देखा, लेकिन इसके बजाय उन्हें दो युवाओं द्वारा उठाया गया था जिनसे वह परिचित नहीं थे। सुस्त चेहरे और घबराए हुए वे बहुत कुपोषित लग रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप झेन्युन के चचेरे भाई हैं, है ना?
हम उनके दोस्त हैं, उन्होंने हमें आने और आपको लेने के लिए कहा। शियाओ लो के पास पहुंचे दो युवकों ने जब उन्होंने कहा कि वह है, तो उन्होंने उत्साह से उनसे हाथ मिलाया। वह क्यों नहीं आया? जियाओ लो ने पूछा। वह मुक्त नहीं है। उसे एक कक्षा में भाग लेना है। कृपया हमारे साथ आइए। जियाओ लो केवल अनुमान लगा सकता था कि कक्षा में भाग लेने का क्या मतलब है, यह केवल एक और ब्रेनवॉश सत्र हो सकता है। नहीं, पाउंडिन। वह उनके पीछे पीछे चल रहा था क्योंकि वे लोगों से भरी कई व्यस्त सड़कों से गुजर रहे थे, इससे पहले कि वे अंततः एक गंदी गंदी दिखने वाली गली में बदल गए। यह मना करने योग्य लग रहा था, जर्जर दीवारों पर बेतरतीब ढंग से बिल पोस्ट किए गए थे और हर घर और दुकान के सामने जीर्णशीर्ण अवस्था में थे। वहां उनका सामना जिन लोगों से हुआ, उनमें ज्यादातर बुजुर्ग थे, लेकिन उन्होंने कुछ घरों से बच्चों के रोने की आवाज भी सुनी। यह जगह स्पष्ट रूप से कम आय वाले श्रमिकों से भरी हुई थी और उनमें से कई दुनिया के अन्य हिस्सों से आए थे। ऐसे घरों में वे घनी आबादी वाले गंदे परिस्थितियों में रह रहे होंगे। दोनों लोग एक अंधेरे गलियारे के माध्यम से जियाओ लो का नेतृत्व करते थे और वहां से वे अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले 8 मंजिलों तक पहुंच गए। यह एक मामूली आकार की इकाई थी जिसमें एक लिविंग रूम और 3 छोटे कमरे शामिल थे। जैसे ही जियाओ लो अंदर गया, फफूंदी की गंध ने उसके होश उड़ा दिए। छोटे कमरों में से एक में 7 से 8 लोग फर्श पर नोटबुक पकड़े बैठे थे और वे ध्यान से एक आदमी को बात करते हुए सुन रहे थे। स्पीकर एक बेदाग सफेद शर्ट के ऊपर पहने एक तेज सूट में थका हुआ था। वह लगभग 27 या 28 वर्ष का था और बहुत एनिमेटेड और उच्च उत्साही था। जियाओ लो के आने के समय से बिना रुके जोरदार बात कर रहा था। उसका चचेरा भाई डिंग झेन्युन अन्य लोगों के साथ फर्श पर बैठा था, उस आदमी द्वारा बोले गए हर शब्द को सुन रहा था। भाई लू, झेन्युन का चचेरा भाई यहाँ है, पुरुषों में से एक ने पुकारा। स्पीकर तुरंत टूट गया और जियाओ लो के पास पहुंचा। वह मिलनसार था और जब उसने जियाओ लो का हाथ दृढ़ता से पकड़ा तो उसने कहा, जल्दी आना समय पर आने जितना अच्छा नहीं है। हम सिर्फ एक उद्यमिता पाठ्यक्रम के बीच में हैं और आपको एक सीट लेनी चाहिए और सुनना भी चाहिए। झेन्युन, जल्दी करो और अपने चचेरे भाई को अंदर लाओ। डिंग झेन्युन कद में छोटा था और उसका रंग तना हुआ था और हालांकि पहले से ही अपने 20 के दशक में वह अभी भी यौवन से गुजरने वाले किशोर की तरह दिखता था। जैसा कि उन्होंने एक आम रक्तरेखा साझा की, वह दिखने में जियाओ लो से मिलता जुलता था। जियाओ लो, आओ, चलो बैठो और पकड़ने से पहले इस कक्षा को खत्म करो। वह बाहर आया और शियाओ लो को अंदर ले आया। तुम पतले हो गए हो। जियाओ लो ने डिंग झेन्युन के साथ सहानुभूति व्यक्त की। उन्हें एमएलएम संगठनों की कुछ समझ थी और वह जानते थे कि वह किस दौर से गुजर रहे होंगे। रसोई के बाहर गोभी और मूली को डूबते हुए देखने के बाद यहाँ के युवाओं को खराब तरीके से खिलाया गया होगा और इसलिए यह अप्रत्याशित नहीं था कि वे कुपोषित लग रहे थे। कोई दर्द नहीं, कोई लाभ नहीं। अब दुख कुछ भी नहीं है। जब मैं भविष्य में अमीर हो जाऊंगा तो सब कुछ इसके लायक होगा, डिंग झेन्युन ने कहा। जियाओ लो ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने छोटे चचेरे भाई के लिए खेद महसूस करते हुए सिर्फ अपना सिर हिला दिया। ठीक है सब लोग, हमें जारी रखने दो। आपको केवल $3,800 का निवेश करना होगा और आपको तुरंत श्रृंखला में जगह मिल जाएगी। फिर आपको बस 3 डाउनलाइन खोजने की जरूरत है, इतना सरल। फिर प्रत्येक डाउनलाइन सिर्फ 1 और 3 डाउनलाइन प्राप्त करती है और इसी तरह। अब बस इसे गुणा करें और आप देखेंगे कि $112,000 का लाभ उत्पन्न होगा। क्या यह अद्भुत नहीं है? हमारी कंपनी में एक बहुत ही निष्पक्ष 5 स्तरीय और 3 स्तरीय प्रणाली है। 5 स्तरों और 3 स्तरों को ABCD अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। आप इंटर्न सेल्समैन से वरिष्ठ सेल्समैन, बिजनेस लीडर, बिजनेस मैनेजर और अंत में संचालन निदेशक तक अपना काम करेंगे। जब वक्ता भाई लू अपनी पिच का सबसे रोमांचक हिस्सा दे रहा था तो उसने छोटे ब्लैकबोर्ड पर गुणा कारक के साथ एक चार्ट बनाया और इसे विस्तार से समझाया। शियाओ लो लगभग टूट गया। यह एक विशिष्ट एमएलएम संगठन था जिसमें एक निर्विवाद पिरामिड संरचना थी और इस योजना को चमकाने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया था। जब आप व्यक्तिगत रूप से कंपनी के लिए एक या 2 उत्पाद बेचते हैं तो आप एक इंटर्न सेल्समैन बन जाएंगे। जब आप और आपकी डाउनलाइन कंपनी के लिए संचित 64 उत्पाद बेचते हैं तो आप पहले से ही एक व्यवसाय प्रबंधक हैं। तो क्या यह वास्तव में इतना कठिन है? जैसा कि मैंने बोर्ड पर पहले बताया था, डी और ई के बीच का अंतर सिर्फ $700 से अधिक है और सी और डी के बीच का अंतर लगभग $4,000 है। इसका मतलब है कि जब आपकी टीम 16 लोगों तक फैल जाती है तो आप बड़ा पैसा देखना शुरू कर देंगे। संक्षेप में, आपको बस अपने लिए पैसे कमाने के लिए दूसरों को कसकर बैठना होगा और आपको बस अपने लिए 3 डाउनलाइन खोजने की आवश्यकता है। अब आप मुझे बताएं, क्या यह दिलचस्प नहीं लगता है? श्रोताओं के समूह ने जोरदार तालियां बजाईं। सबसे जोरदार और सबसे उत्साही समर्थन सत्र में सबसे व्यस्त व्यक्ति से आया डिंग झेन्युन के अलावा और कौन? अध्याय 323, सपने तोड़ना। करोड़पति बनाने वाला व्यवसाय मॉडल जो दुनिया पर कब्जा कर लेगा, वित्तीय योजना जो धन की हमारी कुंजी होगी, एक नई योजना जो उद्योग को हिला देगी, चिरस्थायी और हमेशा लोकप्रिय। एक बेवकूफ में प्रवेश करो और एक प्रतिभा को छोड़ दो। एक गरीब आदमी में प्रवेश करो और एक करोड़पति को छोड़ दो। शानदार स्वचालित पैसा बनाने की मशीन जो हमारी सफलता की कुंजी है। इस सेमिनार में वक्ता भाई लू ने भावुक शब्दों और सकारात्मक शरीर के इशारों दोनों का उपयोग करते हुए लोगों को कई नारे लगाने में नेतृत्व किया। भाषण में इस ऊर्जा को इंजेक्ट करके उन्होंने दर्शकों को व्यवसाय के बारे में अधिक उत्साही और उत्साहित होने के लिए प्रोत्साहित किया। एक भर्तीकर्ता के रूप में उनका काम पैसा बनाने की विधि पर जोर देना था और मॉडल अनिश्चित काल तक कैसे गुणा कर सकता है। वहां मौजूद हर श्रोता ने उसे अपना अविभाजित ध्यान दिया और उसे अपने मसीहा के रूप में देखा। जियाओ लो डिंग झेन्युन के बगल में बैठे थे और उनसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे। झेन्युन, यह एक घोटाला है और पूरी तरह से झूठ है। कोई भी व्यवसाय आपको केवल $3,000 का निवेश करके ऐसा मुनाफा नहीं दे सकता है। वे आपको लुभाने के लिए इस परिकथा को गढ़ रहे हैं। डिंग झेन्युन तुरंत परेशान हो गया। चचेरे भाई, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? भाई लू एक सफल व्यापारी है और इस उद्योग में फसल की क्रीम है। उनकी वार्षिक आय पहले ही लाखों को पार कर चुकी है। वह केवल हमारी मदद करने के लिए तैयार है क्योंकि वह यह सब कर चुका है और अब यह समाज को वापस देने और अधिक लोगों को जीवन में सफल बनाने का समय है। वह बात कर रहा है। कोई भी व्यवसाय मॉडल जिसमें कोई वास्तविक उत्पाद नहीं है और जो लाभ के लिए पूरी तरह से डाउनलाइन बिक्री पर निर्भर करता है, उसे बहुस्तरीय विपणन माना जाता है। आप इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्या आपने एमएलएम शब्द के बारे में नहीं सुना है?
मैंने अनगिनत बार कहा है कि यह एमएलएम नहीं है, आप मुझ पर विश्वास करने से इनकार क्यों करते हैं? हमारे पास एक उत्पाद है और यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, डिंग जेन्यून ने स्पष्ट रूप से उत्तेजित होकर कहा। सॉफ्टवेयर? क्या आप वास्तव में मानते हैं कि आप किसी भी तरह से आईटी क्षेत्र से जुड़े हैं? डिंग जेन्यून ने जियाओ लो को समझाने की बहुत कोशिश की, जिसे उन्होंने एक अनजान आदमी के रूप में देखा और कहा, हाँ, हम सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं और हम बिक्री चलाते हैं। चचेरे भाई, अगर तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते हो तो चुप रहो और भाई लू की बात सुनो। आप वास्तव में कुछ सीख सकते हैं और इस व्यवसाय मॉडल के माध्यम से धन का मार्ग खोज सकते हैं। बस उनका भाषण सुनिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो उन शब्दों को सुनकर हंसे। डिंग जेन्यून का मूर्खतापूर्ण रवैया यह था कि उन्हें जो कुछ भी बताया गया था उसे हल्के में लेने का कारण यह था कि वह इसके बारे में पता किए बिना जाल में क्यों फंस गया था। कमरे में पुरुष और महिलाएं दोनों मौजूद थे और वे तुरंत मुड़ गए और संगोष्ठी को बाधित करने के लिए जियाओ लो को घूरने लगे। भाई लू ने भी जियाओ लो को देखा और मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि भाई जियाओ लो धन के हमारे रास्ते से सहमत नहीं है। मैं अब तुम्हें उपदेश क्यों नहीं देता ताकि तुम हमें गहराई से समझ सको। मैं आपसी विश्वास कायम करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अंततः हमारे साथ जुड़ेंगे। आप लोगों से जुड़े? मुझे खेद है, लेकिन सबसे पहले मेरे पास आपके व्याख्यान सामग्री के आधार पर 2 प्रश्न हैं। ओह, और आपके प्रश्न क्या है? भाई लू हैरान रह गया, लेकिन उसने अपना शांत संयम बनाए रखा और कहा, आप हमें क्यों नहीं बताते? हमारी टीम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की राय को सबसे अधिक महत्व देती है। हर कोई हमारी कमियों को इंगित करने के लिए भाई जियाओ लो का स्वागत करे। पुरुषों और महिलाओं को अब तक पूरी तरह से भाई लू द्वारा वातानुकूलित किया गया था और जैसे ही उसने उन शब्दों को कहा, उन्होंने अनायास तालियां बजाई। जियाओ लो ने डिंग जेन्यून पर नजर डाली और फैसला किया कि उसे अपने भ्रमपूर्ण बुलबुले को तोड़ना होगा और गरीब लड़के को जगाना होगा। वह भाई लू और भीड़ को संबोधित करने के लिए खड़ा हुआ। मेरा पहला सवाल एक व्यावहारिक सवाल है, आपके द्वारा बनाए गए प्रत्येक डॉलर के लिए कितने लोगों ने एक चीज नहीं कमाई? आइए यह न देखें कि एक सफल सदस्य व्यक्तिगत रूप से कितना कमा सकता है, इसके बजाय आइए उन लोगों की गिनती करें जिन्हें कुछ भी नहीं मिला। स्तर 2 से जब आपको टियर डी में पदोन्नत किया जाता है तो टियर डी और ई के बीच अंतर के परिणामस्वरूप 4 व्यक्तियों के पास कोई आय नहीं होगी। स्तर 3 में टियर सी और डी के बीच अंतर के परिणामस्वरूप 30 व्यक्ति होंगे। वह भाई लू और भीड़ को संबोधित करने के लिए खड़ा हुआ। मेरा पहला सवाल एक व्यावहारिक सवाल है, आपके द्वारा बनाए गए प्रत्येक डॉलर के लिए कितने लोगों ने एक चीज नहीं कमाई? आइए यह न देखें कि एक सफल सदस्य व्यक्तिगत रूप से कितना कमा सकता है, इसके बजाय आइए उन लोगों की गिनती करें जिन्हें कुछ भी नहीं मिला। स्तर 2 से जब आपको टियर डी में पदोन्नत किया जाता है तो टियर डी और ई के बीच अंतर के परिणामस्वरूप 4 व्यक्तियों के पास कोई आय नहीं होगी। स्तर 3 में टियर सी और डी के बीच अंतर के परिणामस्वरूप 30 व्यक्ति होंगे। और जब टियर बी और सी के बीच अंतर की बात आती है तो यह केवल बदतर हो जाता है। 399 व्यक्तियों के पास कोई आय नहीं होगी। कहने का मतलब है, आपके हाथों में धन मूल्य में वृद्धि नहीं करता है, बल्कि केवल उच्चतम रैंक की ओर बढ़ता है, इसलिए खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर लोग सबसे अधिक पैसा कमाते हैं। शियाओ लो का यह भाषण बहुत ही तेजी से और संक्षिप्त था और इसने भाई लू को भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। जियाओ लो ने प्रत्येक स्तर से उन लोगों की संख्या सूचीबद्ध की थी जो कोई पैसा नहीं कमाएंगे। जैसे जैसे आधार बढ़ता गया, संख्या तेजी से बढ़ती गई और इसका मतलब था कि सबसे नीचे के लोगों से जुड़ने की फीस पिरामिड के शीर्ष पर लोगों को समृद्ध कर रही थी। जियाओ लो ने जारी रखा और कहा, मेरा दूसरा सवाल इस कहानी पर आधारित है। एक पहाड़ 100 मीटर ऊंचा है और एक दिन कोई 50 मीटर पर एक बिंदु तक पहुंचने के लिए चढ़ता है और फिर हर अगले दिन वह पहले दिन की तुलना में आधा चढ़ जाएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, वास्तव में यह व्यक्ति कभी शिखर पर कब पहुंचेगा? भाई लू घबराने लगा। ब्रेनवॉश किए गए सदस्यों की भीड़ भ्रमित हो गई और वे दोनों भाई लू और जियाओ लो को देखते रहे। उनके मन में संदेह पैदा होने लगा क्योंकि उन्होंने योजना की सत्यता पर सवाल उठाया जिसने उन्हें धन के लिए एक त्वरित मार्ग प्रदान किया। उन्होंने कहा, क्या आप लोगों ने संदेह पैदा करना शुरू कर दिया है? यह भ्रामक हो रहा है। वास्तव में यह सीधा है। इसका गुणक सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है जो आपको बताया गया है, लेकिन यह एक क्लासिक एमएलएम मॉडल है जो आपको अपने दोस्तों और परिवारों का शिकार करने के लिए प्रेरित करेगा। को आपको व्यवसाय में 100% सफलता की गारंटी कैसे दे सकता है? अपने चारों ओर देखो, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई लाभ नहीं है और कोई मूल्य नहीं है। तो आय कैसे उत्पन्न होती है? यह भर्ती द्वारा हल किया जाता है जो लगातार निचले स्तर पर लोगों को बढ़ाएगा। और जो लोग अभी अभी शामिल हुए हैं वे सभी पर्वतारोही हैं जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है, वे कभी भी शीर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब उन्होंने समाप्त किया तो जियाओ लो के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। कमरा मृत चुप्पी में गिर गया क्योंकि जियाओ लो ने जो आखिरी बात कही थी उसने एक तंत्रिका को मारा, वे कभी भी शीर्ष तक नहीं पहुंच सकते थे। भाई लू क्रोधित था, उसकी आंखें उभरी हुई थी और उसके मुंह में ऐंठन थी। उनके दिमाग में यह बात कभी नहीं आई कि कोई भी व्यक्ति उनके गुणक सिद्धांत को सिर्फ 2 बिंदुओं से खारिज कर सकता है। उसे कुछ करना था, नहीं तो सब कुछ खो जाएगा। अचानक खड़े होकर वह जियाओ लो पर गरजे, यह आदमी हमारे महान व्यवसाय का अपमान कर रहा है। वह धन और समृद्धि के हमारे रास्ते में है, उसे यहाँ से बाहर निकालो। जिन 2 लोगों ने जियाओ लो को उठाया और वहां लाया था, उन्होंने अचानक अपना असली रंग दिखाया क्योंकि वे जल्दी से अपनी आस्तीन ऊपर उठा रहे थे और जियाओ लो के पीछे चले गए। जियाओ लो ने भाई लू पर अपना ध्यान केंद्रित करने से पहले उन्हें सिर्फ 2 तेज किक के साथ भेजा। शियाओ लो ने उसे अपने कॉलर से पकड़ा और उसे जमीन से उठा लिया। आपको आभारी होना चाहिए कि आपने मेरे चचेरे भाई के साथ गड़बड़ नहीं की है। यदि नहीं तो मैं आप में से हर एक को खटमल की तरह स्क्वैश कर देता। हवा डर और घबराहट से भारी थी और डर के साथ भाई लू ने अपनी पैंट गीली कर दी। भाई लू की सहायता के लिए आए सदस्य जियाओ लो की जबरदस्त शक्ति से दंग रह गए और वे अपनी पटरियों पर रुक गए, चेहरे पर एक भयभीत दृष्टि के साथ उसे घूर रहे थे। जियाओ लो ने भाई लू को एक तरफ फेंक दिया और डिंग जेन्यून की ओर मुड़या। उसके हाथों में बेंच को देखते हुए उसने कहा, क्या यहाँ तक कि आप मुझ पर हमला करना चाहते हैं? आप मुझे बिल्कुल नहीं समझते हैं। आप सोचते रहते हैं कि मैं एमएलएम कर रहा हूँ। आप सभी को क्यों लगता है कि मुझे धोखा दिया गया है? डिंग जेन्यून जियाओ लो से नाराज था और उसे समझने और समर्थन नहीं करने के लिए अपने परिवार से काफी परेशान था। जियाओ लो ने डिंग जेन्यून के साथ आह भरी और सहानुभूति व्यक्त की।
ऐसा इसलिए है क्योंकि आप वास्तव में धोखा खा रहे हैं। चलो घर चले। इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय ले और आप अंततः महसूस करेंगे कि यह एक घोटाला है, एक अवैध एमएलएम ऑपरेशन है। बूम! अचानक किराए के अपार्टमेंट का दरवाजा खुल गया। पुलिस कर्मियों का एक दस्ता वहां पहुंचा और सभी को नीचे रहने का आदेश दिया। भाई लू और उसके 2 अधीनस्थ जिन्हें जियाओ लो ने पीटा था, घबरा गए और उनके चेहरे एक चादर की तरह पीले और सफेद हो गए। तुमने पुलिस को यहाँ बुलाया? डिंग झेन्युन ने अपनी आंखों में नफरत की चमक के साथ जियाओ लो को देखा, वह अब उसे दुश्मन के रूप में देखता था। जियाओ लो ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। यदि यह वास्तव में एक उचित व्यवसाय है, जैसा कि आपने कहा, तो पुलिस सभी आरोपों को वापस ले लेगी और उन्हें रिहा कर देगी। अब आपके लिए इस काल्पनिक दुनिया से जागने का समय आ गया है। अध्याय 324, बहुत नशे में। अपार्टमेंट छापे के बाद यह स्थापित किया गया कि भाई लू का पूरा नाम लू युआनबो था और उसके 2 अधीनस्थ भी ब्लैकलिस्ट किए गए एमएलएम संगठन के कर्मचारी थे। अब जब उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया था, तो वे आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे होंगे। अन्य लोगों के लिए उन्हें मौके पर ही छोड़ दिया गया और उनमें से जो गरीब थे, उन्हें घर जाने के लिए मुफ्त ट्रेन टिकट की पेशकश की गई। फिर भी उनमें से कई उस कल्पना से नहीं जागे जो लू युआनबो ने उनके सिर में लगाई थी। उनमें से एक डिंग झेन्युन था। जब वे दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, तो उसने जियाओ लो को दूर धकेल दिया। उसकी आंखें खून से लथपथ थी और वह एक पागल की तरह चिल्ला रहा था। जियाओ लो, आप धन के लिए मेरे रास्ते में क्यों खड़े हैं? क्या तुम मेरे चचेरे भाई नहीं हो? आप बस यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मैं सफल होऊंगा, है ना? वह उन्मादी था, उसकी आवाज क्रोधित और हताश लग रही थी और वह एक फिट फेंक रहा था। जियाओ लो नाराज था और समझ नहीं पा रहा था कि डिंग झेन्युन अभी भी घोटाले के लिए अंधा क्यों था। सोचने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें, है ना? अपने आप से पूछिए, अगर भाई लू आपके जैसा एक वैध व्यापारी था तो उसे पुलिस द्वारा हिरासत में क्यों लिया जा रहा है? मैं समझता हूँ कि आप बहुत सफल होना चाहते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला है। आप इसे अपने भाई लू की आंखों के सामने केवल कुछ नोट्स लेकर हासिल नहीं कर सकते। आप सभी उनके पैसे कमाने वाले पेड़ का केवल एक हिस्सा थे। वह बस इंतजार कर रहे थे कि आप लोग अधिक लोगों को आकर्षित करें ताकि वे उनकी डाउनलाइन बन सके और उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। आप इस तरह के सरल तर्क को कैसे नहीं समझ सकते हैं? इसके अलावा, अगर योजना वास्तव में उनके लिए आकर्षक थी, तो उन्होंने बड़े मालिकों से निवेश की तलाश क्यों नहीं की, बल्कि इसके बजाय आप लोगों को चुना? क्या आपने इस बारे में नहीं सोचा? तुम समझते नहीं हो, तुम कुछ नहीं जानते। जैक मा और उन चुनौतियों को देखे जब उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया था। कोई भी उसे समझ नहीं सकता था और एक भी व्यक्ति ने उसमें क्षमता नहीं देखी। कई लोगों ने उसे झूठा भी करार दिया, लेकिन उसने इसे बनाया और उसकी जीवन कहानी अब एक किंवदंती है। डिंग झेन्युन ने अपने सपने को छोड़ने से इनकार कर दिया। जैक मा। जियाओ लो ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। यदि आप जैक मा को एक उदाहरण के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, तो मैं आपको उनके बारे में अधिक बताऊंगा। बड़े डेटा के युग में अवसर का लाभ उठाने में सक्षम होने के शीर्ष पर आपको यह महसूस करना चाहिए कि उसके पास उत्कृष्ट सॉफ्ट कौशल है। वह एक असाधारण वक्ता है और दूसरों को आसानी से प्रभावित कर सकता है। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी भी बोलता है, जो उसे अंग्रेजी बोलने वाले व्यापारियों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने और बातचीत करने की अनुमति देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके पास महान ज्ञान है और उनका व्यावसायिक कौशल अद्वितीय है। क्या आपने कभी गंभीरता से आत्ममूल्यांकन किया है? यदि आप उनकी तरह सफल होना चाहते हैं, तो आपको किस तरह के कौशल की आवश्यकता है? क्या आप एक प्रभावशाली सार्वजनिक वक्ता हैं, या क्या आप कई लोगों को अपने नेतृत्व का पालन करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं? लोहा बनाने के लिए व्यक्ति को मजबूत होना चाहिए। क्या आप इसे नहीं समझते हैं? यदि आप वास्तव में सफल होना चाहते हैं, तो अपने आप में सुधार करें और सही कौशल और दृष्टिकोण विकसित करें। तभी आप अवसर का लाभ उठा सकते हैं जब यह खुद को प्रस्तुत करता है। क्या आपने मुझे व्याख्यान दिया है? डिंग झेन्युन चिल्लाया और जियाओ लो पर अपनी उंगली उठाई। आपने मुझे यह बताने में इतना समय लिया। आपने हमेशा मुझे हे दृष्टि से देखा है और सोचते हैं कि मैं सक्षम और अशिक्षित नहीं हूँ। आप सिर्फ यह कह रहे हैं कि मैं कचरा हूँ। मुझे आपके व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है और आप ऐसा करने के योग्य नहीं है। वह जियाओ लो के प्रति बहुत आक्रामक था और अब उसे दुश्मन के रूप में देखता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो ने उसे एक ठंडी नजर दी और बिना कुछ बोले कहा, अगर चाची ने मुझसे विनती नहीं की होती तो मैं आपकी परवाह करने के लिए बहुत व्यस्त होता। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान दे। एन ओवेपाउंडन। जैसे ही डिंग झेन्युन जाने के लिए मुड़ा, जियाओ लो ने उसे कंधे से पकड़ लिया। डिंग झेन्युन जम गया। उसने अपने कंधे पर एक अविश्वसनीय वजन महसूस किया और उसे दूर होना असंभव लगा, जितना उसने कोशिश की। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? जाने दो, मुझे जाने दो। जियाओ लो के पास लड़के को पीटने का मन था, जो सबक सीखने से इनकार करने के अपने जिद्दी से परेशान था और अभी भी अपने दूर के सपने पर रह रहा था। अभी हमारा हर रिश्तेदार आपसे सावधान है और वे आपको एक चोर से बेहतर नहीं देखते हैं, जबकि आपके माता पिता हर दिन आपके बारे में चिंतित हैं। तो आप अभी भी कैसे सोच सकते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं? आपका मूल इरादा अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन देना था, लेकिन आपने जो कुछ भी किया है वह उन्हें आपके बारे में चिंता करना है। क्या आप जानते हैं कि आपकी माँ हर समय रोती है? क्या उन्हें बेहतर जीवन देने से आपका यही मतलब है? मेरे व्यवसाय से दूर रहो। बेहतर होगा कि आप जाने दें। डिंग झेन्युन ने उग्र रूप से संघर्ष किया क्योंकि उन्होंने पीछे मुड़कर जियाओ लो के चेहरे पर मुक्का फेंकने का प्रयास किया। कोई बात नहीं। जियाओ लो ने आह भरी और उसे छोड़ दिया। उन्हें इस तथ्य से इस्तीफा दे दिया गया था कि डिंग झेन्युन इस समृद्धत्वरित योजना के नशे में बहुत नशे में थे, जिसे उन्होंने सफलता के अपने मार्ग के रूप में देखा था। उसे ऐसी स्थिति में घर भेजना केवल उसकी चाची और चाचा के लिए अधिक दिल का दर्द और परेशानी पैदा करेगा। डिंग झेन्युन के लिए अब वास्तविकता को स्वीकार करना मुश्किल था और सच्चाई को प्रबल होने में कुछ समय लगेगा। डिंग झेन्युन ने जियाओ लो को देखा और अपने दर्द भरे कंधे की मालिश करते हुए चले गए। जब आप घर जाने के लिए तैयार हो तो मुझे क्रिसेंट बे होटल में ढूंढें यदि आपको नकदी की आवश्यकता है। और तुम ध्यान रखो। जियाओ लो ने डिंग झेन्युन की पीठ मोड़ते हुए बात की। हालांकि डिंग झेन्युन केवल उनके चचेरे भाई थे, उन्होंने हमेशा उन्हें अपने भाई की तरह माना था। डिंग झेन्युन को इस एमएलएम योजना से इतना प्रभावित देखकर उन्हें केवल निराश महसूस हुआ। डिंग झेन्युन एक सेकंड के लिए रुके और पीछे मुड़कर देखा, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के चले गए।
जियाओ लो ने अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। चाची, मैं झेन्युन से मिला हूँ। जियाओ लो, झेन्युन कैसा है? क्या किसी बुरे आदमी ने उसके साथ खिलवाड़ किया? क्या उसे चोट लगी है? जब जियो जियानिन को फोन आया तो वह उन्मत्त थी और अपने बेटे की भलाई के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। नहीं, वह ठीक है। वह थोड़ा दुबला है, लेकिन वह अभी के लिए वापस जाने से इनकार करता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्यों? वह अब आपकी बात भी नहीं सुनता है। वह इस एमएलएम मानसिकता में बहुत गहराई से चला गया है। वह अब हम में से किसी की भी नहीं सुनेगा, इसलिए हम केवल तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि वह खुद को महसूस न करे। जियाओ लो ने जवाब दिया। वह इतना गूंगा कैसे हो सकता है? वह अपने रिश्तेदारों के बजाय अजनबियों पर विश्वास करेगा। वह इतना गूंगा क्यों है? जियाओ जियानिन अनियंत्रित रूप से रोने लगी। उसके इकलौते बेटे को इस राज्य में एक एमएलएम संगठन द्वारा ब्रेनवॉश किया गया था और इसने उसका दिल तोड़ दिया। जियाओ लो को उसे सांत्वना देने के लिए शब्द नहीं मिले, लेकिन उसने कहा, चाची, उसके लिए यह महसूस करने के लिए कि एमएलएम उसके साथ क्या कर रहा है, आपको उसे कोई पैसा नहीं भेजना चाहिए, भले ही वह आपको कुछ भी बताए। वह अंततः एमएलएम संगठन छोड़ देगा जब वह खुद को बनाए नहीं रख सकता है। ज्यादा चिंता मत करो, जब वह समय आएगा वह निश्चित रूप से मेरे पास आएगा। धन्यवाद जियाओ लो, बहुत बहुत धन्यवाद। जियाओ जियानिन ने राहत की भावना महसूस की और उम्मीद है कि जियाओ लो के शब्दों को स्वीकार कर लिया। जब जियाओ लो क्रिसेंट बे होटल में वापस आया तो उसने अपने तनाव को कम करने के लिए खुद को बिस्तर पर फेंक दिया और अपने मंदिरों की मालिश की। कुछ ही मिनटों में उन्हें सू ली से एक संदेश मिला। क्या तुम वापस आ गए हो? हाँ। इधर आओ। जियाओ लो को फिर से उठना पड़ा, लेकिन वह शिकायत नहीं कर रहा था। वह उसके लिए व्यवस्थित शानदार अपार्टमेंट से खुश था और इसके अलावा वह सू जियाओबे के सरोगेट पिता के रूप में अपनी भूमिका से वास्तव में खुश था। इसके शीर्ष पर उसे डैडी खेलने के अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उनके लिए 200,000 के मासिक पारिश्रमिक को अस्वीकार करना मुश्किल नहीं था। उन्हें पैसे की सख्त जरूरत नहीं थी और हालांकि सूली एक सुपरस्टार थी, लेकिन उसकी नकदी भी कड़ी मेहनत से अर्जित की गई थी। वह फ्रेश हो गया और सूली के अपार्टमेंट के लिए रवाना हो गया। जब उसने अपार्टमेंट में प्रवेश किया तो उसने सूली के साथ एक अपरिचित महिला को देखा। वह लंबी थी और एक लंबी काली पोशाक में सजी हुई थी जो उसके पूर्ण स्वैच्छिक शरीर को पूरक करती थी। उसने एक हल्की आईशैडो पहनी थी और आकर्षक आंखों की एक जोड़ी थी। उसके लंबे लहराते बाल लाल रंग की लकीरों के साथ हाईलाइट किए गए बर्फसफेद त्वचा के साथ एक आकर्षक चेहरे को फ्रेम करने वाले बालों में गिर गए। उसकी पोशाक में स्लिट ने रेशम सरासर मोजा और क्रिस्टल रंगीन ऊंची एड़ी की एक जोड़ी में सजे उसके लंबे पतले पैरों को उजागर किया। वह वर्ग और अनुग्रह की अभिव्यक्ति थी। अध्याय 325 यांग होंगजी। ली, तो क्या यह वह लड़का है जिसे आपने जियाओ बेई के पिता बनने के लिए कहा है? ईमानदारी से कहूं तो वह काफी सभ्य और काफी हैंडसम लग रहा है। इतना अच्छा आदमी, क्यों, मैं उसका स्वाद भी लेना चाहता हूँ। महिला ने जियाओ लो पर एक नजर चुराते हुए अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसे एक स्नेही मुस्कान दी। जियाओ लो ने उसकी चिढ़ को नजरअंदाज कर दिया और सू जियाओबे को गले लगाने के लिए घुटने टेक दिए, जो अभी अभी उसके पास भागा था। वह जियाओ लो है। सुली ने आकर्षक महिला को अपने नाम का उल्लेख किया, लेकिन दोनों का परिचय नहीं दिया। उसके दिमाग में जियाओ लो को अपने किसी भी दोस्त के साथ परिचित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसका काम सू जियाओबे के साथ रहना था। आकर्षक महिला ने जियाओ लो को भी अपना परिचय नहीं दिया और विषय बदल दिया। चलो, मुझे तुम्हारे साथ आखिरी बार टेनिस खेले हुए कुछ समय हो गया है, मैं वास्तव में जंग खा रहा हूँ। सुली ने सिर हिलाया। जियाओ लो के साथ उनकी उपलब्धता की जांच करने के बाद उन्होंने उन्हें उनके साथ आने के लिए कहा, क्योंकि वह सू शियाओबे को अपने साथ टेनिस कोर्ट में लाने की योजना बना रही थी। वे एक काले लिमोसिन में गए और लो पिंगक्सियांग ने जियाओ लो, सुली और जियाओ बेई के साथ ड्राइव किया, जबकि आकर्षक महिला ने खुद को फेरारी स्पोर्ट्स कार में चलाया। ओह सिस, क्या सिस किंगयान को फिर से एक नई कार मिली? मैंने इस फेरारी को पहले नहीं देखा है, लो पिंगक्सियांग ने पूछा। सुली बैकसीट में सू जियाओबे को गले लगा रही थी और उसने जवाब दिया, वह कारों के बारे में बहुत भावुक है। उसके गैरेज में 20 सीमित संस्करण कारें हैं। यह 599 जीटीडी फियोरानो उनमें से एक है और नवीनतम मॉडल है। सिस किंगयान निश्चित रूप से अमीर है, मैं उसकी संपत्ति का 1000वां हिस्सा भी पाकर संतुष्ट रहूंगा, लो पिंगक्सियांग ने प्रशंसा और सम्मान से भरे अपने शब्दों में कहा। जियाओ लो सामने की यात्री सीट पर बैठे थे और बातचीत में पूरी तरह से उदासीन थे। यह समाप्त होने के बाद वह सूली का सामना करने के लिए मुड़ा और कहा, सुश्री सु, मैंने इसके बारे में सोचा है, 200,000 का मासिक वेतन। क्या आपको लगता है कि यह बहुत कम है? सुली ने भौहें सिकोड़ी और उसे ठंड से काट दिया। उसका पहला विचार यह था कि यह आदमी एक पैसे कमाने वाला झटका था जिसने वास्तव में सोचा था कि 200,000 बहुत कम थे। आप गलत समझते हैं, मैं कहने वाला था कि आप मेरा वेतन वापस ले सकते हैं। वापस ले लो? आपका मतलब है कि आप नहीं चाहते कि आपको पारिश्रमिक दिया जाए? सुली ने पूछा। वह थोड़ी उलझन में थी और उसके चेहरे पर एक भौहें बन रही थी। जियाओ लो ने सिर हिलाया। हाँ, आपने मेरे लिए जिस अपार्टमेंट की व्यवस्था की है उसकी कीमत कम से कम 3,000 प्रतिदिन होगी। यदि किराए पर दी जाए तो हर महीने लगभग 90,000 रुपए तक हो जाए। मुझे लगता है कि यह पहले से ही पर्याप्त पारिश्रमिक है ना? सुली ने जियो लो को संदिग्ध रूप से देखा, क्योंकि उसने उसके उद्देश्यों पर विचार किया था। एक आदमी जो जियांगचेंग में एक गंदी झुग्गी में रहता था, वह 200,000 मासिक वेतन को अस्वीकार क्यों करेगा? क्या उसे खुश नहीं होना चाहिए अगर और अधिक था, और उसके पारिश्रमिक को माफ करने का कोई मतलब कैसे है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने अपना मन बना लिया। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और सब कुछ हमारे समझौते में निर्धारित के अनुसार आगे बढ़ेगा। आपको इसके बारे में दोषी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ऐसा करने के लिए नहीं कहता। अगर सू जियाओबे आपको इतना पसंद नहीं करते, आपको इतना उच्च वेतन देना तो दूर की बात है। ऐसा लगता है कि मुझे सू जियाओबे के लिए बहुत आभारी होना चाहिए। दोनों कारें एक ही समय में ईडन गार्डन पहुंची। यह जगह जियाहाई के एक अपमार्केट हिस्से में स्थित थी। जियाओ लो अपने हाथ के पीछे की तरह क्षेत्र को जानता था। यह अमीर और प्रसिद्ध लोगों के लिए एक स्वर्ग था और हर जगह कोई जाता था। सैकड़ों लाखों के विला राजसी रूप से खड़े थे। विला को कम से कम 1 मील की दूरी पर रखा गया था, जो पूर्ण गोपनीयता की गारंटी देता था और मालिकों के लिए घूरती आंखों और दैनिक 30 से पीछे हटता था। शेन किंगयान के पास यहाँ एक विला था और उसके घर का पता 88 नंबर था।
इस विला में कम से कम 600 वर्ग मीटर का एक निर्मित क्षेत्र था और इसे एक निजी पूल, एक टेनिस कोर्ट, एक बास्केटबॉल कोर्ट और एक विशाल और अच्छी तरह से मैनिक्योर गार्डन द्वारा पूरक किया गया था। लाल चंदन के पेड़, लाल मेपल के पेड़ और चांदी के फर थे। अकेले इन सभी प्रत्यारोपित पेड़ों की लागत कुल मिलाकर 5 मिलियन तक आई। यह कहने की जरूरत नहीं थी कि शेन किंगयान वास्तव में समृद्ध था। जब वे कार से बाहर निकले, लो पिंगक्सियांग ने चियाओ लो को शेन किंगयान के बारे में कुछ जानकारी दी। शेन किंगयान हुआयाओ कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष थे, जिनके निवेश मुख्य रूप से चिकित्सा क्षेत्र में थे, जिसमें चिकित्सा उपकरण और नए चिकित्सीय के R&D शामिल थे। हुआयाओ निगम मुख्यालय जियाहाई में स्थित था, लेकिन उनके पास देश भर में शाखा कार्यालय थे और उनके उत्पादों को विदेशों में भी बेचा जाता था। हुआयाओ कॉर्पोरेशन बिना किसी सवाल के एक अग्रणी संगठन था। कुछ ही देर बाद एक और शख्स उनके साथ शामिल होने के लिए पहुंचा। वह एक जवान आदमी था और वह 2 अंगरक्षकों के साथ आया था। वह रंग में गोरा था और फीके बालों के साथ एक छोटे क्रॉप बाल रखता था। वह परिष्कृत विशेषताओं के साथ एक सुंदर व्यक्ति था और प्राकृतिक आत्मविश्वास दिखाता था, जिसने उसे कक्षा का स्पर्श दिया। ऐसा आदमी स्पष्ट रूप से एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित था। यह यांग होंगजी है। लो पिंगक्सियांग उसे देखकर बहुत खुश नहीं लग रहा था। वह सिसली का पीछा कर रहा है, लेकिन वह उसे बहुत पसंद नहीं करती है और यहाँ तक कि उसे कई बार अस्वीकार भी करती है। वह अभी भी बेशर्मी से उसके लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन सिस इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। वह उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती क्योंकि उसके पिता निगम में सबसे बड़े शेयरधारक हैं और उन्हें अपमानित करना एक अच्छा विचार नहीं होगा। कंपनी में उसके साथ ठंडा व्यवहार किया जा सकता है और यहाँ तक कि वह अपना पद भी खो सकती है। ओह, जियाओ लो को इस तरह के सामान्य ज्ञान में बहुत दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सु जियाओबे का हाथ लिया और उसे टेनिस कोर्ट के करीब बगीचे में टहलने के लिए लाया। श्री जियाओ, सिस चाहता है कि हम वहां जाएं। लो पिंगक्सियांग ने उसे बुलाया जब उसने सु ली को उन्हें लहराते हुए देखा। तो चलिए चलते हैं। सु जियाओबे अपनी छोटी बाहों के साथ जियाओ लो की ओर इशारा करते हुए पहुंची। पिताजी, मुझे अपनी पीठ पर ले जाओ। जियाओ लो ने घुटने टेक दिए और लड़की को अपनी पीठ पर कूदने दिया, फिर उसे कसकर चिपकाकर दौड़ना शुरू कर दिया। वह कोर्ट तक जाते हुए अपनी हंसी नहीं रोक पाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यह है। यांग होंगजी ने चियाओ लो को एक ओवर देते हुए पूछा। वह मेरे पिता है। सु जियाओबे ने किसी और से पहले खुशी से जवाब दिया। है ना? यांग होंगजी ने सु ली की ओर रुख किया और कुछ उलझन में दिख रहा था। शेन किंगयान मुस्कुराया और कहा, ली ने उसे काम पर रखा है। फिर उसकी ओर झुकते हुए उसने उसके कान में फुसफुसाया, मुझे नहीं पता कि जियाओबे के साथ क्या गलत है। वह इस लड़के से बहुत जुड़ी हुई लगती है और सोचती है कि वह उसका पिता है। ली ने उसे जियाओबे के सरोगेट पिता बनने के लिए काम पर रखा। मैं देख रहा हूँ। यांग होंगजी ने सिर हिलाया, मानसिक रूप से जियाओ लो को अपनी अभिवादन सूची से बाहर कर दिया और तुरंत सु जियाओबे पर अपना ध्यान दिया। फिर से हेलो जियाओबे। सु जियाओबे जियाओ लो के पीछे छिप गया, थोड़ा डरपोक और शर्मीला दिखाई दे रहा था। अंकल यांग को नमस्ते कहो, सु ली ने कहा। हाय अंकल यांग, सु जियाओबे ने कहा। उसकी आवाज मच्छर की आवाज से तेज नहीं थी। ओह जियाओबे, तुम इतनी अच्छी लड़की हो। यांग होंगजी ने सु जियाओबे का सिर थपथपाया। हमें आखिरी बार मिले हुए कुछ समय हो गया है, क्या आप अंकल यांग को याद करते हैं? सु जियाओबे ने अपना सिर हिलाया और आंखों से संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं किया। उसकी प्रतिक्रिया ने यांग होंगजी को थोड़ा आहत महसूस कराया। सु जियाओबे ने जियाओ लो की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहों को कस लिया क्योंकि उसने खुद को अपने कान में खींच लिया और फुसफुसाया, पिताजी, क्या हम वहां खेल सकते हैं? ठीक है, जियाओ लो सहमत हुए। यह देखकर कि दोनों कितने करीब थे, यांग होंगजी हक्का-बक्का रह गया। उन्होंने सु जियाओबे को वह सब कुछ दिया था जो एक लड़की चाहती थी और अक्सर उसके खिलौने और मिठाई खरीदती थी, फिर भी यह छोटी लड़की अभी भी बहुत दूर थी। सु जियाओबे को जियाओ लो के प्रति इतना स्नेह दिखाते हुए देखकर वह काफी परेशान महसूस कर रहे थे। जियाओबे, आप गलत हैं, वह आपके पिता नहीं है। उसने एक दिन सु ली से शादी करने की योजना बनाई और अगर सु जियाओबे किसी और को पिताजी कहता रहा तो इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। वह बेहद उत्तेजित था जब उसने उसे जियो लो डैडी कहते हुए सुना। वह है। सु जियाओबे को अचानक उसकी आवाज मिली और वह अड़ी हुई थी। आप यह भी नहीं जानते कि वह किस झुग्गी से आया था, तो आप उसे डैडी कैसे कह सकते हैं? जियाओबे, मैं समझता हूँ कि आप एक पिता चाहते हैं। चाचा यांग आपको मेरी बेटी की तरह व्यवहार करेंगे और भविष्य में आप चाचा यांग को अपने पिता के रूप में मान सकते हैं, ठीक है? जियाओ लो समझ सकता था कि वह रोने जा रही थी और उसने सोचा कि यह सबसे अच्छा था कि वह बोले। वह समझ जाएगी कि जब वह अंततः बड़ी हो जाएगी तो उसे अभी सही करना उसे भ्रमित करेगा। अध्याय 326 विनम्र। मैं जियाओबे से बात कर रहा हूँ, आप कटौती करने वाले कौन होते हैं? यांग होंगजी बहुत ही तीखा था और वह जियाओ लो को घृणा के साथ घूर रहा था। उसकी गुस्से की आवाज ने सु जियाओबे को डरा दिया, जो अभी भी जियाओ लो की पीठ से चिपके हुए थे। शियाओ लो काफी स्तब्ध थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी सलाह के शब्द यांग होंगजी को इस हद तक उत्तेजित कर देंगे। लेकिन जियाओ लो ने इसे हंसते हुए टाल दिया और उसे अनदेखा करने का फैसला किया। यांग होंगजी, आप जियाओबे को डरा रहे हैं, सु ली चिल्लाई। यांग होंगजी के तनावग्रस्त चेहरे पर पसीना तुरंत गायब हो गया क्योंकि उसने नाटकीय रूप से अपने माथे पर थप्पड़ मारा और कहा, ओह ली, यह मेरा बुरा है, यह मेरा बुरा है, मुझे बहुत खेद है। फिर उन्होंने एक प्यारा चेहरा बनाने का प्रयास किया और सु जियाओबे की ओर हाथ हिलाया, उसे एक व्यापक मुस्कान दी। जियाओबे, चाचा यांग बहुत जोर से थे, आपको डर लगता है ना? यहाँ अंकल यांग को बहुत खेद है। रो मत, ठीक है? जब वह बोल रहा था तो वह एक सज्जन की तरह एक शानदार तरीके से झुका जो जियाओ लो या छोटी लड़की को प्रभावित नहीं कर रहा था। सु जियाओबे ने जियाओ लो की गर्दन को और अधिक कसकर गले लगा लिया और भयभीत लग रहा था। सुश्री सु, आप सभी खेलना जारी क्यों नहीं रखते और मैं जियाओबे को पास में टहलाने के लिए ले जाऊंगा। जियो लो ने कहा, आप हमारे साथ शामिल नहीं हो रहे हैं? शेन किंगयान ने रैकेट को अपने हाथों में लेकर खेलते हुए पूछा। आप लोग आगे बढ़ो, हमारे बारे में चिंता मत करो। जियाओ लो मुड़ा और सु जियाओबे को अपनी पीठ पर लेकर चला गया और लो पिंगक्सियांग ने जोड़ी का पीछा किया। यांग होंगजी ने जियाओ लो को देखा और कहा, हाँ, यह सोचना कि यह कैटफिश वास्तव में सोचता है कि वह जियाओबे का असली पिता है। वह अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा है।
सूली की कड़ी प्रतिक्रिया ने यांग होंगजी को बताया कि वह इस मामले पर बिना किसी अनिश्चित शब्दों में कहां खड़ी थी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली, मुझे पता है कि आप जियाओबेई से बहुत प्यार करते हैं और उसे एक खुशहाल बचपन देना चाहते हैं। हालांकि क्या यह वास्तव में उचित है? जियाओबेई कुछ समय के लिए खुश हो सकता है, जाहिर है, लेकिन भविष्य के बारे में क्या आपको क्या लगता है कि वहां कैटफिश कब तक रहेगी? जब उसके पास पर्याप्त है और चला जाता है तो क्या उसका दिल नहीं टूट जाएगा? मुझे लगता है कि यह पूरी व्यवस्था उसके लिए हानिकारक है और मैं आपसे पुनर्विचार करने का आग्रह करता हूं, यांग होंगजी ने कहा। अगर यह पता चलता है कि सू जियाओबेई जियाओ लो को हमेशा के लिए अपने पिता के रूप में मानना चाहता है तो मैं उसे कभी भी छोड़ने की अनुमति नहीं दूंगा। यहाँ तक कि अगर इसका मतलब है कि मुझे एक बड़ी राशि का भुगतान करना होगा तो मैं शियाओ लो को उसके पक्ष में रखना सुनिश्चित करूंगा। शेन किंगयान यह देखकर कि यह कहीं नहीं जा रहा था, मीठा हंसा और कहा, ली, क्या आप नहीं समझते कि युवा मास्टर यांग कहां से आ रहे हैं? यदि जियाओ लो सू जियाओबेई के पिता बने हुए हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आप तकनीकी रूप से जियाओ लो से विवाहित हैं? युवा मास्टर यांग इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। किंगयान मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है, यांग होंगजी ने जवाब दिया। ली, आप जानते हैं कि इस जीवन में मेरा दिल आपके अलावा किसी और के लिए तरसता नहीं है। मैं आपको किसी भी दाग से पीड़ित होने की अनुमति नहीं दे सकता जो आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा, भले ही उनका पिता का शीर्षक सिर्फ एक नौकरी है। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस कैटफिश से छुटकारा पाएं, मुझे समय दे और मैं जियाओबेई को मुझे अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लूंगा। मुझ पर अपना समय बर्बाद मत करो, मुझे यकीन है कि आपके पास बेहतर विकल्प है। ठीक है, इतना ही काफी है, चलो खेलते हैं। किंगयान, आप पहले सेवा कर रहे हैं। सूली तुरंत टेनिस कोर्ट के दूसरे छोर की ओर चले गए और यांग होंगजी को उसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। शेन किंगयान ने यांग होंगजी को झेप दिया और सेवा करने के लिए विपरीत दिशा में चला गया। खांसी खांसी। यांग होंगजी को थोड़ा अजीब लगा। अरे, क्या मैं आप लोगों के साथ शामिल हो सकता हूँ? निश्चित रूप से जो कोई भी 15 अंक हासिल करता है वह पहले राउंड जीतता है और हारने वाला ब्रेक लेता है। यह बहुत अधिक मजेदार है, शेन किंगयान ने कहा। सूली ने कोई आपत्ति नहीं की। सूली और शेन किंगयान अपने स्पोर्ट्सवियर में बदल गए और वे दोनों एक समान डिजाइन पहने हुए थे, गुलाबी छोटी आस्तीन वाला टॉप और एक छोटी सफेद स्कर्ट जिससे उन्हें जुड़वा की तरह लग रहा था। इन पोशाकों ने उदारतापूर्वक पास में एक कुर्सी के किनारे पर बैठे शिकारी आंखों की एक जोड़ी को अपनी सही आकृति और गोरी त्वचा का खुलासा किया। टेनिस रैकेट में महिलाओं को अपनी कमर और नितंबों को घुमाते हुए देखते हुए यांग होंगजी खुद को रोक नहीं सका और उसके विचार अंधेरी जगहों पर घूम गए। वह अपनी लार निगलता रहा क्योंकि वह इन दो सेक्सी महिलाओं के साथ बिस्तर पर होने के बारे में कल्पना करने में लिप्त था। हालांकि वह जानता था कि यह केवल उसकी कल्पना में हो सकता है क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि उनका पीछा करना और नीचे ले जाना आसान नहीं है। उसे सूली ने अनगिनत बार अस्वीकार कर दिया था जिसने उसके अहंकार पर असर डाला था, लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, धैर्य एक गुण है और उसे अब उसके दिल का दरवाजा खोलने की कुंजी मिल गई थी। सूली की मांग, कमजोरियों से भरा चरित्र रखने वाली, हेरफेर करना आसान होगा। कोर्ट पर आधे घंटे तक हार के बाद सूली और शेन किंगयान पसीने से भीग गए और ब्रेक लेने का फैसला किया। यांग होंगजी, जिन्होंने उन्हें खेलते हुए देखने का पूरा आनंद लिया था, उन्हें आराम करने के लिए अनिच्छुक थे। ली, किंगयान, हम कुछ और राउंड क्यों नहीं खेलते? नहीं नहीं, हमारी सहनशक्ति का आपके साथ कोई मुकाबला नहीं है। आप नियमित रूप से किकबॉक्सिंग का अभ्यास करते हैं, आप फिट हैं, शेन किंगयान ने उसे हिलाते हुए कहा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यांग होंगजी मुस्कुराए, सहनशक्ति होने का क्या फायदा जब मैं आपसे हर राउंड हारता रहता हूँ? मेरा टेनिस कौशल भयानक है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि यंग मास्टर यांग हमारे लिए आसान हो गया। कौन नहीं जानता कि आप एक खेल प्रेमी हैं? चाहे वह गोल्फ, टेनिस, बास्केटबॉल या फुटबॉल हो, आप बेजोड़ हैं। शेन किंगयान ने अपनी नौकरानी से 2 साफ चेहरे का तौलिया प्राप्त किया और एक सूली को सौंप दिया। मुझे खुश मत करो, किंगयान। आप लोग टेनिस में मुझसे बेहतर हैं, यांग होंगजी ने विनम्रता दिखाते हुए कहा। होने के लिए हो, शेन किंगयान ने कहा। जैसे ही सूली ने अपने चेहरे और गर्दन पर तौलिया दबाया, उसने नौकरानी से पूछा, सू जियाओबेई और जियाओ लो कहाँ है? सुश्री सू, वे बास्केटबॉल कोर्ट में है, नौकरानी ने जवाब दिया। सूली ने तौलिया नीचे रखा और बास्केटबॉल कोर्ट के लिए बनाया। जैसे ही वह यांग होंगजी के पास से गुजरी, उसने उसकी मीठी खुशबू का पता लगाया और उसके नथुने अनजाने में उसके निशान का पीछा किया। शेन किंगयान और यांग होंगजी ने टैग करने का फैसला किया और तीनों को बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंचने में बहुत समय नहीं लगा। वहां उन्होंने शियाओ लो को सू जियाओबेई के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए देखा। शियाओ लो हुप पर शूटिंग कर रहा था और छोटी लड़की खिलखिला रही थी और खुशी से गेंद को पुनः प्राप्त कर रही थी और इसे अगले शॉट के लिए वापस उसे दे रही थी। जब भी शियाओ लो शॉट लगाते थे, वह खुश हो जाती थी। हाँ, पिताजी बहुत भयानक है। एक छोटा बास्केटबॉल एक वयस्क के लिए भारी नहीं लग सकता है, लेकिन सू जियाओबेई के लिए इसका वजन 1 टन था। उसके गाल फूले हुए थे और वह दौड़ने और गेंद को कोर्ट के चारों ओर ले जाने से भीग गई थी। पिता और बेटी जब अपने खेल में व्यस्त थे तो उनकी हंसी और उत्साह हवा में भर गया। ली, यह आदमी बुरा नहीं है, वह जियाओबेई के साथ वास्तव में अच्छा है, शेन किंगयान ने कहा। सूली जियाओ लो के प्रदर्शन से खुश थी, उसने लंबे समय से सू जियाओबेई को इतना खुश नहीं देखा था। यांग होंगजी ने जब उन्हें एक साथ खेलते हुए देखा तो वह नाराज हो गए। वह बच्चे का दिल जीतने वाली कुछ कम पैदा हुई कैटफिश के बारे में सोचकर नाराज था। उसे कुछ और तेजी से सोचना था। अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हुए उन्होंने कहा, मिस्टर जियाओ को लगता है कि वह बास्केटबॉल के साथ अच्छे हैं, मुझे उनके साथ एक खेल खेलने का मन करता है। ओह सच में? युवा मास्टर यांग उसके साथ एक मैच करना चाहते हैं। शेन किंगयान ने उसे एक परिचित मुस्कान दी। यांग होंगजी ने कहा, वास्तव में मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ टेनिस के साथ गर्म हो रहा था। फिर उसके साथ खेलो, लेकिन इसे अति मत करो और उसे पूरी तरह से मूर्ख मत बनाओ। शेन किंगयान जानता था कि यांग होंगजी सिर्फ सूली को अपना कौशल दिखाना चाहता था और वह उस पर आपत्ति नहीं करने जा रही थी। आखिरकार उसकी नजर में वे एक मैचिंग कपल थे और अगर वे शादी के बंधन में बंध गए तो वह अपनी बहन सूली के लिए बहुत खुश होगी। हाँ, शायद वह मुझे बेवकूफ बना देगा, यांग होंगजी ने जवाब दिया। युवा मास्टर यांग, आप केवल अत्यधिक विनम्र होकर अपने अहंकार को प्रकट कर रहे हैं।
दूसरों को पता नहीं हो सकता है, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने एक सीबीए कोच को काम पर रखा है और गहन प्रशिक्षण लिया है। वह आपसे कैसे मेल खा सका है? इसलिए बेहतर होगा कि आप उस पर थोड़ी दया दिखाएं और उसे कुछ चेहरा बचाने दें, ठीक है? शेन किंगयान ने कहा। अध्याय 327 नियम क्या है? यांग होंगजी ने शेन किंगयान के शब्दों पर सिर हिलाया और हंसे, लेकिन जैसे ही वह बास्केटबॉल कोर्ट के पास पहुंचे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट कुछ और ही बयां कर रही थी। उनका जियाओ लो को कोई दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था और जियाओ लो को पूरी तरह से मूर्ख बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कोर्ट पर सु जियाओबेई ने गेंद उठाई थी और इसे जियाओ लो की ओर वापस भाग गया था, चिल्लाते हुए, हाँ पिताजी बहुत बढ़िया है। यहाँ पिताजी गेंद को फिर से फेंक दो। शियाओ लो ने गेंद प्राप्त करते समय प्यार से अपना सिर थपथपाया। हालांकि जब वह शूट करने के लिए मुड़ा तो यांग होंगजी उसके ठीक सामने था, अपनी बाहों को लहरा रहा था और इसे अवरुद्ध करने के लिए तैयार था। उन्होंने अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान पहनी क्योंकि उन्होंने शियाओ लो की आंखों में आत्मविश्वास से देखा और कहा, श्री जियाओ, आप बास्केटबॉल खेलने में काफी अच्छे लगते हैं, हम 1-on-1 मैच क्यों नहीं करते? नहीं धन्यवाद, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। शियाओ लो ने जवाब दिया और सु शियाओबेई का हाथ पकड़कर कोर्ट के दूसरे कोने में चले गए, जहां शियाओ लो ने 3 बिंदु चाप के भीतर से गेंद को हुप में गोली मार दी। हाँ, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं। सु जियाओबेई खुशी से उछल रही थी जैसे कि वह टोकरी बनाने वाली थी। उसने बास्केटबॉल को वापस पाने के लिए बेसलाइन की ओर छोड़ दिया और फिर इसे जियाओ लो के पास वापस चला गया, वह उसकी विशेष बॉल गर्ल थी। चलो एक और राउंड खेलते हैं और फिर हम रुक जाएंगे, ठीक है? छोटी लड़की ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और जवाब दिया, ठीक है पिताजी। शियाओ लो ने हुप को देखा और गेंद को अपनी प्रमुख आंख से संरेखित किया। वह कूद गया और शॉट बनाते समय सीधे टोकरी पर अपना शूटिंग हाथ बढ़ाया। गेंद जियो लो के दाहिने हाथ से निकल गई और हुप के रास्ते में एक हल्की सी बैकस्पिन के साथ हवा में रवाना हुई। अचानक गेंद को कोर्ट से बाहर धकेल दिया गया। यांग होंगजी एक घूमते हुए बाघ की तरह आगे बढ़े, गेंद के प्रक्षेपवक्र में तेजी से दौड़ रहे थे और वह अपने दाहिने हाथ से गेंद को नीचे फेंकने से पहले ऊंची कूद गए। यह किसी भी मानक से एक साफ और सही ब्लॉक था। अगर मैच के दौरान इस तरह के ब्लॉक को अंजाम दिया गया होता तो निस्संदेह इसका असर शूटर की मानसिक स्थिति और मनोबल पर पड़ता, यहाँ तक कि उसे परेशानी में डाल दिया जाता। ब्रावो! यांग होंगजी के 2 अंगरक्षकों ने तालियां बजाईं और जोर-जोर से तालियां बजाईं। यह एक महान ब्लॉक है। शेन किंगयान, जो सूली के साथ थोड़ी दूरी पर खड़ा था, ने मंजूरी दे दी। दूसरों का फायदा उठाना, क्या बेशर्म आदमी! सूली ने मजाक किया। शेन किंगयान ने थोड़ी देर के लिए सोचा और उसी निष्कर्ष पर पहुंचे। आप सही हैं, युवा मास्टर यांग निश्चित रूप से एक बेशर्म आदमी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सु शियाओबेई को झटका लगा क्योंकि बास्केटबॉल को यांग होंगजी ने आक्रामक रूप से रोक दिया था। जियाओ लो अपने चेहरे पर थोड़ी सी भी हलचल के बिना अभिव्यक्तिहीन बने रहे। यांग होंगजी ने गेंद उठाई, फिर सु शियाओबेई की ओर चले गए और उसे देखकर मुस्कुराए। जियाओबेई, अंकल यांग आपके लिए एक गेंद शूट करते हैं, उन्होंने कहा। इससे पहले कि छोटी लड़की जवाब दे पाती, यांग होंगजी पहले से ही गेंद को हुप की ओर घुमा रहा था। फिर 3 चरणों में उसका शरीर 180 डिग्री घूम गया और अपने दाहिने हाथ से गेंद को टोकरी में हल्के से डाल दिया। उनकी हरकतें द्रव, सुरुचिपूर्ण और सौंदर्यवादी रूप से देखने में सुखद थी। यांग होंगजी ने फिर से गेंद उठाई और सूली की प्रतिक्रिया देखने के लिए क्षणभंगुर रूप से देखा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने सु जियाओबेई के लिए अपने बास्केटबॉल कौशल का प्रदर्शन किया, वह वास्तव में सूली को दिखा रहा था। जियाओबेई, अब अंकल यांग के अगले कदम को देखें। एक बार फिर यांग होंगजी टोकरी की ओर झुके और 3 चरणों में लेट गए, लेकिन इस बार बीच हवा में अपनी चाल बदल दी। उन्होंने गेंद को अपने पैरों से पारित किया और दूसरे हाथ से गेंद को हल्के से ऊपर की ओर भेजा। इसने रिम को साफ कर दिया और फिर से सफलतापूर्वक टोकरी के अंदर उतर गया। इसके बाद उन्होंने रिवर्स विंडमिल लेप किया, हाथों के बीच स्विच लेटअप किया और यहाँ तक कि उन्होंने अपने पैर के नीचे से गेंद को लूप करके अंतिम शॉट भी लगाया। प्रत्येक तकनीक पिछली तकनीक की तुलना में कठिन थी और उसका निष्पादन बहुत तेज और सटीक था, जो देखने के लिए एक उत्साहजनक दृश्य था। यांग होंगजी के 2 अंगरक्षकों ने उनकी प्रशंसा की और यहाँ तक कि शेन किंगयान भी उनके प्रदर्शन की सराहना किए बिना नहीं रह सके। युवा मास्टर यांग बहुत डैशिंग है, अगर उसने एक विश्वविद्यालय में ऐसा किया होता तो वह शायद लड़कियों के एक समूह को आकर्षित करता। सूली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हालांकि वह स्वीकार नहीं करना चाहती थी, वह यांग होंगजी के बास्केटबॉल कौशल से प्रभावित थी। लेप की अपनी प्रदर्शनी को गर्व से पूरा करने के बाद यांग होंगजी हाँफ रहा था और बहुत पसीना बहा रहा था। वह गेंद के साथ सु जियाओबेई के पास गया, उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, जियाओबेई, क्या चाचा यांग को बास्केटबॉल खेलते हुए देखना अच्छा लगता है? जैसा कि कहा जाता है, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। और अनिच्छा से उसने थोड़ा सिर हिलाया और फुसफुसाया, हाँ। फिर क्या आप अंकल यांग के साथ खेलना चाहते हैं? सु जियाओबेई ने जियाओ लो को देखा, फिर उसकी जांघ को गले लगाया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं अपने पिताजी के साथ खेलना चाहता हूँ। यांग होंगजी की आंखें एक क्षण के लिए जम गईं और सिर्फ एक चमक ने उनके गुस्से को धोखा दिया, लेकिन वह फिर से मुस्कुराया और कहा, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि क्या अंकल यांग या आपके पिताजी बास्केटबॉल खेलने में बेहतर है? छोटी लड़की ने बात नहीं की क्योंकि वह जियाओ लो के पीछे डर से छिपी हुई थी। यांग होंगजी ने अपनी पीठ सीधी की और जियाओ लो की ओर देखा, श्री जियाओ, चलो एक खेल खेलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता है या हारता है, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें मजा करना चाहिए। नहीं धन्यवाद, किसी और को ढूंढो। जियाओ लो के पास उसके लिए समय नहीं था और सु जियाओबेई का हाथ पकड़कर वे अदालत से चले गए। यांग होंगजी ने अपने जबड़े को भींच लिया और उसके चेहरे के भाव काले और ठंडे हो गए। उन्होंने जियो लो पर गेंद को बुरी तरह से फेंक दिया। सनसनाहट। बास्केटबॉल को कठोर और सपाट फेंक दिया गया था और सीधे जियाओ लो के सिर के किनारे तेज गति से उड़ रहा था। जियाओ लो ने अपनी परिधीय दृष्टि में आने वाली गेंद का पता लगाया और तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने सहज रूप से अपनी 5 उंगलियों के साथ अपना हाथ ऊपर उठाया और गेंद को गोंद की तरह एक हाथ में साफ तरीके से पकड़ लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वाह, आप बहुत जल्दी हैं। यांग होंगजी काफी स्तब्ध था, लेकिन उसने इसे मुस्कान के साथ छिपा दिया। जियाओ लो की आंखें ठंडी हो गई और उसने एक डरावनी आभा निकाली जो बाहर की ओर फैल गई। यहाँ तक कि शेन किंगयान भी कांप गया और खुद से बुदबुदाया, भगवान के साथ क्या है, यह अचानक ठंडा क्यों है? जियाओबेई, माँ के पास जाओ।
जियाओ लो ने धीरे से बात की और जियाओ बे के सिर को हल्के से थपथपाया। पिताजी, क्या आप अंकल यांग के साथ बास्केटबॉल खेल रहे हैं? उसने अपनी पलक झपकते हुए उसे उत्साह से देखा। हाँ। यांग होंगजी अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं सका। उसका समय आखिरकार आ गया था और वह इस कैटफिश को पूरी तरह से नष्ट कर देगा और सूली को प्रभावित करेगा। पिताजी लड़ रहे हैं। सु जियाओबे ने जियाओ लो के लिए जयकार की, फिर जल्दी से सूली के पास वापस भाग गए। जियाओ लो ने गेंद को पकड़ा और यांग होंगजी के पास पहुंचे। उनकी ऊंचाई समान थी, दोनों लगभग 170 सेंटीमीटर थे। उसने यांग होंगजी को शांति से देखा और पूछा, क्या नियम है? जियाओ लो को आसानी से उकसाया नहीं गया था जब उन्हें अपमान के अधीन किया गया था या यहाँ तक कि जब उन्हें धमकाया गया था। लेकिन उसकी अपनी सीमाएं थी और जब उसे उस सीमा से परे धकेल दिया गया तो आंदोलनकारी सावधान हो गया। यांग होंगजी ने निश्चित रूप से उसे उकसाया था और अगर झांग दाशान मौजूद होता तो वह कहता कि यांग होंगजी ने जैकपॉट मारा था। यांग होंगजी ने आत्मविश्वास से भरे हुए कहा, यह आसान है, जो भी पहले 10 अंक हासिल करता है वह जीतता है। पहले कौन जा रहा है? जियाओ लो ने पूछा। आप एक मेहमान हैं, इसलिए आपके बाद। यांग होंगजी ने एक गो साइन बनाया और वह अपनी हमेशा मौजूद मुस्कान के साथ अविश्वसनीय रूप से शांत और आत्मविश्वास से भरा लग रहा था। शियाओ लो 3 बिंदु रेखा के बाहर खड़े थे। उन्होंने गेंद को यांग होंगजी को पास कर दिया, जिन्होंने विधिवत रूप से इसे वापस कर दिया। यह आमने सामने का द्वंद्व था और प्रतिद्वंदी द्वारा गेंद वापस करने के बाद मैच शुरू होगा। बिल्ली की मछली को माफ करो, मैं तुम्हें 10 से 0 के स्कोर से नष्ट कर दूंगा। यांग होंगजी के दिमाग में यह विचार कौंधा और वह खुशी से मुस्कुराया। फिर अपने पैरों को अलग रखते हुए उसने अपने घुटनों को थोड़ा झुकाया और संतुलित रक्षात्मक रुख में आने के लिए अपनी बाहों को फैलाया। हालांकि इससे पहले कि वह एक ब्लॉक के साथ प्रतिक्रिया दे पाता, जियाओ लो ने ऊंची छलांग लगाई और 3 बिंदु रेखा के बाहर से अपना शॉट बनाया। गेंद एक सुंदर चाप में हवा के माध्यम से शानदार ढंग से रवाना हुई और जियाओ लो ने अपनी पहली टोकरी बनाई जिसमें गेंद को हुक के माध्यम से साफ किया गया। जैसे ही गेंद नेट से साफ हुई, यह कई बार उछली और पल के सन्नाटे में उछाल वाली गेंद की आवाज पूरे कोर्ट में गूंज रही थी। बीओपी बीओपी बीओपी। क्या? यांग होंगजी ने अविश्वास में चौड़ी आंखें देखी। शियाओ लो ने वास्तव में गोल किया और वह 3 बिंदु रेखा से कम आधा मीटर बाहर था। वह इतनी आसानी से टोकरी कैसे स्कोर कर सकता है? अध्याय 328 स्कोर करने के लिए ताकत शूट है। वह वास्तव में इतनी दूर शूटिंग से स्कोर करने में कामयाब रहा है। शेन किंगयान, जो कोर्ट साइड से सूली के साथ खेल देख रहे थे, गेंद को हुक से साफ गुजरते हुए देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि शियाओ लो 3.8 के बाहर आधा मीटर जंप शॉट के साथ बास्केट को गोल कर सकते थे। यह शुद्ध भाग्य है, सूली ने कहा। उनके बगल में खड़े लो पिंगक्सियांग और सु शियाओबे उत्साह से जयकार कर रहे थे। कोर्ट में वापस आए, यांग होंगजी ने गेंद को पुनः प्राप्त किया था और मुस्कुराते हुए वह जियाओ लो की ओर बढ़े और कहा, बुरा नहीं है, आपको एक अच्छी शुरुआत मिली है। जियाओ लो ने उसे निष्क्रिय रूप से देखा और एक शब्द भी नहीं कहा। ठीक है, तो चलो जारी रखते हैं। यांग होंगजी ने जियो लो को गेंद दी, फिर रक्षात्मक रुख फिर से शुरू किया। उन्हें विश्वास नहीं था कि शियाओ लो वास्तव में 3 बिंदु रेखा के बाहर से एक और गोल करेंगे। उन्हें यकीन था कि पिछला शॉट पूरी तरह से भाग्य था और कौशल के साथ नहीं बनाया गया था। जिस क्षण जियाओ लो को पास मिला, उसने अपने घुटनों को मोड़ दिया और फिर से मौके पर कूद गया। उन्होंने गेंद को अपनी बाईं हथेली से गेंद के किनारे और दाएं हाथ को गेंद के पीछे अपने कंधे के ठीक ऊपर रखा और उनकी कोहनी 90 डिग्री तक झुक गई। उन्होंने गेंद को घुमाने के लिए छलांग से गति स्थानांतरित करते हुए अपनी आंखें हुक पर टिका रखी, फिर शॉट के फॉलो थ्रू में अपनी कोहनी और अपनी कलाई को सीधे शीर्ष पर सीधा किया। यह पूरी तरह से निष्पादित शॉट था। शॉट का अनुमान लगाने के बावजूद यांग होंगजी अभी भी समय पर गेंद तक नहीं पहुंच सके और असहाय होकर देख रहे थे क्योंकि गेंद जियो लो के हाथ से निकल गई थी। गेंद एक बार फिर सटीक चाप में चली गई और उस परिचित धुन के साथ रन बनाया। टोकरी में एक और 3 पॉइंटर। इस बार शेन किंगयान और सूली दोनों स्पष्ट रूप से चौंक गए थे, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या यह शॉट एक और भाग्यशाली था। यांग होंगजी प्रभावित नहीं थे। वास्तव में वह परेशान था और उसके चेहरे पर भाव दिखाई दे रहा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसे जबरन जेल के ग्रुएल के साथ खिलाया गया था। उनके एक अंगरक्षक ने गेंद उठाई और उसे पास कर दिया। उन्होंने दोनों हाथों से गेंद को पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मिस्टर जियाओ, लगातार 3 अंकों का शॉट, ऐसा लगता है कि आप थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो को जवाब देने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता था, जैसा कि यांग होंगजी ने उसे अपमानित करने की कोशिश की थी। जियाओ लो अब इशारे को वापस करने के लिए मानसिक रूप से तैयार था। वह उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगा। जियाओ लो को सिस्टम के बास्केटबॉल कौशल को भुनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह पहले से ही औसत खिलाड़ी से ऊपर था। हालांकि किंग ऑफ मर्केनेरीज कॉन्स्टिट्यूशन और ये जिंजिंग दोनों ने उनकी क्षमताओं को बढ़ाया और उनके कौशल स्तर को एक नई ऊंचाई पर धकेल दिया। अपने मौजूदा फॉर्म में वह एनबीए खिलाड़ियों का भी सामना करने में सक्षम होंगे। यांग होंगजी को छोड़ दें। यदि आप एक और स्कोर कर सकते हैं तो आपको मेरा सम्मान मिलेगा। यांग होंगजी ने गॉन्टलेट को नीचे फेंक दिया। वह खुद को वही गलती करने की अनुमति नहीं देने जा रहा था। वह अब थोड़ा अधिक आक्रामक था और उसने जबरदस्ती गेंद को जियो लो को पास कर दिया। उन्होंने शियाओ लो की क्षमता के बजाय दूसरी टोकरी को अपनी गलती पर रखा और इस बार उन्होंने अपना रुख उतना कम नहीं किया। ब्लॉक के लिए कूद को तेज बनाने के लिए थोड़ा सीधा रहे और जैसे ही उन्होंने इसे पढ़ा, जियाओ लो फिर से उसी गति से गुजर रहा था जैसा कि अपेक्षित था। शूट करने के लिए गेंद प्राप्त करने के तुरंत बाद कूद रहा था। यांग होंगजी मुस्कुराया, अपने पैरों को थपथपाया, हवा में ऊंची छलांग लगाई और गेंद पर अपना दाहिना हाथ नीचे पटक दिया। उनका इरादा शॉट को यथासंभव कठिन रूप से अवरुद्ध करना था, आंशिक रूप से अपने क्रोध को शांत करने के लिए और क्योंकि वह जानता था कि यह निस्संदेह प्रभावशाली लगेगा। वह बहुत महत्वाकांक्षी हो सकता है और प्रभावशाली दिखने के लिए उत्सुक हो सकता है क्योंकि उसका अवरुद्ध हाथ कुछ सेंटीमीटर से ही शर्मा रहा था क्योंकि गेंद उसके ऊपर से गुजर रही थी। और इससे पहले कि वह मुड़ पाता, उसने परिचित गड़गड़ाहट सुनी। पिछले शॉट्स की तरह यह एक बार फिर से हुक के माध्यम से साफ हो गया। 3 कोशिश और 3 टोकरी और सभी 3 बिंदु रेखा के बाहर से लिए गए। जैसे ही यांग होंगजी ने झुककर अपनी लैंडिंग को कुशन किया, वह अभी भी विश्वास नहीं कर सका कि क्या हुआ था। उन्होंने इस बार अपने ब्लॉक को पूर्णता के लिए समय दिया और फिर भी जियाओ लो को अभी भी शॉट मिला। यह कैसे संभव था?
दोनों अंगरक्षक समान रूप से स्तब्ध थे क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने किसी को लगातार 3 शॉट लगाते हुए देखा था। अपने युवा मास्टर के खिलाफ खेलते समय 3 पॉइंटर्स की तो बात ही छोड़ दे। ली, आपको यह आदमी कहाँ मिला? यह काफी दिलचस्प है। शेन किंगयान ने पहली बार जियाओ लो को अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। प्रारंभ में उसने उम्मीद की थी कि जियाओ लो यांग होंगजी द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, लेकिन विपरीत सच लग रहा था। मैं अपने आखिरी संगीत कार्यक्रम के दौरान जियांगचेंग में उनसे मिला था। जैसे ही सूली ने बात की, उसकी आंखें जियाओ लो पर प्रशिक्षित थी और उसने जो देखा उससे वह आश्चर्यचकित थी। वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि यांग होंगजी एक वास्तविक खेल प्रेमी था और उसने बास्केटबॉल में उसे प्रशिक्षित करने और सलाह देने के लिए सीबीए से प्रसिद्ध कोचों को भी काम पर रखा था। इसके अलावा वह किकबॉक्सिंग में बहुत सक्रिय थे और नियमित रूप से जिम जाते थे, जिससे वह शारीरिक रूप से बेहद फिट हो जाते थे। कोई कह सकता है कि जब जियांहाई क्षेत्र में बास्केटबॉल की बात आई तो यांग होंगजी लगभग अजय थे। NOVELB.1 हाँ, पिताजी सबसे महान है। लड़ रहे हैं पिताजी। सु जियाओबे उत्साह से ऊपर और नीचे कूद रही थी, अपने छोटे हाथों से ताली बजा रही थी और अपने पिता जियाओ लो के लिए जयकार कर रही थी। उसके बगल में खड़ा लो पिंगक्सियान समान रूप से एनिमेटेड था, लेकिन यांग होंगजी के लिए उस जयकार को सुनना दिल के लिए एक नश्वर छुरा था। उसका मुंह ऐंठन में फड़क रहा था और वह अब अपनी मुस्कान को बरकरार नहीं रख सकता था। गुस्से में उन्होंने जियाओ लो पर चिल्लाया, क्या आप केवल गोली चलाना जानते हैं? शूटिंग मेरी ताकत है, इस तरह आप एक गेम जीतते हैं। जियाओ लो ने जवाब दिया, स्पष्ट रूप से अपनी त्वचा के नीचे आने का इरादा था। यांग होंगजी का चेहरा गुस्से से काला हो गया और वह अब मुस्कुराया नहीं। ठीक है, तो जारी रखें। देखते हैं कि क्या आप हर एक शॉट को लैंड कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनके अंगरक्षक ने उन्हें गेंद फेंकी। यांग होंगजी ने अब शियाओ लो को मध्यकोर्ट की ओर धकेल दिया था और जियाओ लो अब 3 बिंदु चाप से लगभग 1.5 मीटर दूर था। इतनी दूरी पर एक टोकरी स्कोर करने की संभावना बहुत कम थी, यहाँ तक कि एक पेशेवर खिलाड़ी के लिए भी। चलो जारी रखें। यांग होंगजी ने एक गहरी सांस ली और गेंद को जियो लो को दे दिया। शियाओ लो ने उन पर मुस्कुराया, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह गेंद प्राप्त करने के बाद तुरंत शूट करने के लिए कूद गए, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पिछले 3 में किया था। लंबी दूरी के बावजूद जिया लो का शॉट पिछले 3 का सटीक दोहराव था और ऐसा लग रहा था कि बास्केटबॉल ने आंखों की एक जोड़ी विकसित की थी और टोकरी की ओर खुद को निर्देशित कर रहा था। फिर 5वां शॉट स्कोर किया, 6ठा शॉट लगा, 7वां शॉट लगा और यहाँ तक कि 8वां शॉट भी उतरा। शेन किंगयान और सूली दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा था और अब वास्तव में विस्मित थे, इस बिंदु तक कि उन्हें अपनी सांस पकड़नी थी। सभी 8 शॉट्स को एक ही तकनीक के साथ निष्पादित किया गया था, सभी 3 बिंदु रेखा के बाहर लिए गए जंप शॉट द्वारा बनाए गए थे। हालांकि आक्रामक और रक्षात्मक खेल का कोई रोमांचक अंश नहीं था और न ही शरीर के बीच टकराव था, जियाओ लो की तकनीक का सही निष्पादन देखने के लिए एक शानदार से अधिक था। यांग होंगजी के 2 अंगरक्षक अविश्वास में अपनी आंखें रगड़ते रहे। केवल सु जियाओबे जियाओ लो के लिए जोर से जयकार कर रही थी, वह अपने दिल में जानती थी कि उसके पिता कमाल के थे और लगातार हर गेंद पर स्कोर करेंगे। यांग होंगजी की मनस्थिति एक रोलर कोस्टर की सवारी थी जो तिरस्कार के साथ शुरू हुई, फिर वह आश्चर्यचकित, हैरान और अंत में क्रोध से प्रेरित थी। उस समय यांग होंगजी ऐसा लग रहा था कि वह जियाओ लो को जिंदा निगल सकता है। तीसरे शॉट से वह जियाओ लो के प्रयासों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार यह हुप से गुजरने से पहले उसकी उंगलियों से केवल सेंटीमीटर तैरता था। स्कोर अब 8 से 0 था और यांग होंगजी देख रहा था, यह उसके लिए कितना अपमान था। लानत है कैटफिश। यांग होंगजी ने एक शाप बुदबुदाया और जियाओ लो को जोर से देखा। अगर वह पहले जियाओ लो से नफरत नहीं करता था तो उसने अब किया। जियाओ लो ने यांग होंगजी पर हंसते हुए कहा, यहाँ एक ऐसा व्यक्ति था जो आसानी से दूसरों का अपमान करता था लेकिन मानसिक रूप से इतना मजबूत नहीं था कि खुद को गाली दी जा सके। 2 और शॉट्स हैं। यांग होंगजी ने भीगे हुए दांतों के माध्यम से चिल्लाया और उसने गेंद को अपने हाथों में जोर से पकड़ लिया और शियाओ लो को बुरी तरह से देखा। शियाओ लो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने यांग होंगजी पर अपनी तर्जनी उंगली उठाई और फिर गेंद को पास करने का संकेत देने के लिए इसे वापस घुमाकर इशारा किया। अध्याय 329 क्रोध। स्कोर जियो लो के पक्ष में अशुभ था, यह 8 से 0 था, सटीक होने के लिए, और यह पहले से ही सहमति थी कि जियो लो हमेशा खेल की शुरुआत करेंगे। यांग होंगजी उस स्कोरलाइन के साथ बहुत दबाव में था और वह बिल्कुल निराश था। यांग होंगजी को गुस्सा आ रहा था, उसके माथे पर नीले रंग की नसें उभरी हुई थी जैसे वे फटने वाली हो और उसकी भौहों पर बालों का हर किनारा सिरों पर था। खेल में पूरी तरह से आउट क्लास, उसे उस महिला के सामने अपमानित किया जा रहा था जिसे वह प्रभावित करने की इतनी कोशिश कर रहा था। इसने उसे जियाओ लो को जीवित रखना चाहा। जियाओ लो ने अपनी शातिर अभिव्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया और फिर जैसे ही उन्हें गेंद मिली वह शॉट लेने के लिए तुरंत कूद गए। लेकिन इस बार ब्लॉक के लिए जाने के बजाय यांग होंगजी दहाड़ा और एक घायल जानवर की तरह जियाओ लो में चार्ज किया। उन्हें आखिरी 8 गेंदों पर भी हाथ नहीं मिला और शर्म को स्वीकार करने में असमर्थ उन्होंने सीधे जियाओ लो पर खुद को फेंकने का फैसला किया। टक्कर। यह घटना पूरे कोर्ट में गूंज रही थी जब यांग होंगजी ने अपना कंधा शियाओ लो की छाती में घुसा दिया और हवा में शॉट लगा रहे थे। जियाओ लो ने अपना संतुलन खो दिया और उसे खुद को फिर से हासिल करने के लिए 2 कदम पीछे ले जाना पड़ा और उसे अपनी छाती में एक सुस्त दर्द महसूस हुआ। इससे पहले कि यांग होंगजी देखने के लिए मुड़ पाते, उन्होंने गेंद के हुप से उतरते ही जानी पहचानी आवाज सुनी, श्टी। यांग होंगजी पीड़ा से दूर हो गया था और जैसे ही उसकी आंखें हताशा में झुक गई, उसने बार-बार जमीन पर अपने पैरों पर मुहर लगाते हुए नखरे दिखाए। उसने अपनी जैकेट फाड़ दी और उसे कोर्ट पर फेंक दिया। क्या आप बास्केटबॉल या स्ट्रीट फाइटर खेल रहे हैं? जियाओ लो उत्तेजित हो गया और उसने यांग होंगजी के कंधे को पकड़ लिया क्योंकि वह चला गया था। यांग होंगजी नाराज हो गया और तुरंत जियाओ लो के हाथ को थप्पड़ मार दिया, फिर जियाओ लो के कॉलर से पकड़ लिया। वह चिल्लाया, मैं तुम्हारी को चाटने जा रहा हूँ, तो क्या आप इससे नाखुश हैं? उनके शरीर की जांच पूरी तरह से जानबूझकर की गई थी, लेकिन फिर भी जब जियाओ लो ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वह इसे स्वीकार नहीं कर सके। उनके क्रोध के बावजूद उनके पास अभी भी आत्मनियंत्रण की कुछ झलक थी, या उन्होंने अपने अंगरक्षकों को जियाओ लो से निपटने का आदेश दिया होगा। जियाओ लो ने उसकी आंखों में ठंड से देखा और बिना किसी अनिश्चित शब्दों में कहा, बेहतर है कि आप जाने दें।
जियाओ लो की आंखों में चमक ने यांग होंगजी को कंपा दिया। उसने जल्दी से जियाओ लो के कॉलर को छोड़ दिया। किसी अकथनीय कारण से वह अचानक एक मेंढक की तरह महसूस किया जिसे एक विषैले सांप द्वारा शिकार किया जा रहा था और मारा जाने के कगार पर था, और अगर यांग होंगजी ने जाने नहीं दिया होता तो वह उसी पल मारा गया होता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टकराव को देखते हुए यांग होंगजी के अंगरक्षक सूली और शेन किंगयान अदालत में पहुंचे। यंग मास्टर यांग, यह सिर्फ एक दोस्ताना मैच है, इसे बहुत गंभीरता से न ले। शेन किंगयान ने उसे शांत करने का प्रयास करते हुए कहा। अचानक सूली की उपस्थिति को देखते हुए यांग होंगजी ने अपने गुस्से को शांत किया। उसके सामने अपनी छवि को धूमिल करने के लिए तैयार नहीं था और एक मुस्कान को मजबूर किया। ओह, तुम क्या कह रहे हो किंगयान? मैं कब से नाराज था। मैंने देखा कि श्री जियो लो का कॉलर अनबटन किया गया था और मैं इसमें उनकी मदद कर रहा हूँ। ओह सच में? तब मैंने आपको गलत समझा है। शेन किंगयान अजीब तरह से मुस्कुराया और वह यांग होंगजी को अच्छी तरह से जानता था। उसने स्थिति को कम करने का फैसला किया और कहा, युवा मास्टर यांग, आपने अब तक पर्याप्त काम कर लिया होगा। आइए हम तरोताजा हो जाएं क्योंकि मैंने आपके लिए कुछ स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए हैं। ओह, हम जल्दी में नहीं है, एक आखिरी गेंद है, यांग होंगजी ने जवाब दिया। दोनों अंगरक्षकों ने अजीब तरीके से एक दूसरे को देखा, खुद को आश्चर्यचकित करते हुए कि उनके युवा मास्टर ने प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं किया जब सुश्री शेन ने उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिया था। वह इसके साथ क्यों नहीं गए? क्या उन्होंने वास्तव में सोचा था कि वह इस हार को जीत में बदल सकते हैं? स्कोर अब 9-0 था, लेकिन जब उन्होंने यांग होंगजी की आंखों में शातिरता देखी तो उन्हें पता था कि वह जियाओ लो को एक कठिन सबक सिखाएगा। उन्होंने खुद को तैयार किया। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अभी भी जारी रखना चाहते हैं? सुली ने पूछा। हाँ, हर शुरुआत का अंत होना चाहिए, यह केवल एक और गेंद है और यह कुछ ही समय में किया जाएगा, तो चलो इसे खत्म करते हैं। जियाओ लो अचानक बोला। यांग होंगजी की आंखों में एक क्षण के लिए भयंकर चमक थी और फिर उसने हंसते हुए कहा, ली, आप लोग पहले छोड़ सकते हैं। ऐसा लगता है कि श्री जियाओ मुझे एक बड़े शून्य के साथ घर जाना चाहते हैं। हा। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या यह इस तरह से समाप्त होता है। सुली ने उसे जवाब नहीं दिया, लेकिन जियाओ लो के पास चला गया और फुसफुसाया, सावधान रहो। शियाओ लो हैरान रह गए क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुली कोई चिंता दिखाएंगे। सुली अच्छी तरह से जानता था कि यांग होंगजी ने क्या योजना बनाई थी और वह निश्चित रूप से पुस्तक से खेलने जा रहा था। उसने सिर हिलाया और बास्केटबॉल की ओर चला गया जो पहले से ही कोर्ट के दूर की ओर लुढ़क गया था। जीत, पिताजी। सु जियाओबे कोर्टसाइड के पास खड़ी थी, अपनी छोटी मुट्ठी को जकड़ रही थी और उत्साह से जियाओ लो की जय जयकार कर रही थी। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो ने उसे आंख मारी और मुस्कुराया, फिर उसे ओके संकेत दिया। मिस्टर जियाओ, अगर आप आखिरी गेंद पर एक और जंप शॉट के साथ स्कोर करने जा रहे हैं तो यह एक एंटी क्लाइमैक्स होगा, बस एक सिसी की तरह। आओ, एक आदमी की तरह गेंद खेलो, मुझे अपना ड्रिबलिंग कौशल दिखाओ, यांग होंगजी ने जियाओ लो को उकसाने की कोशिश करते हुए कहा। जैसा तुम चाहो। शियाओ लो मुस्कुराया और यांग होंगजी के कोर्ट के अंत की ओर झुकना शुरू कर दिया। यह बेवकूफ कैटफिश आखिरकार चारा ले रही है, अगर मैं आज आपको नष्ट नहीं करता हूं तो मैं अपना उपनाम बदल दूंगा। यांग होंगजी ने रक्षात्मक रुख में आने से पहले खुद से कहा और हंस दिया। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी और वह उसे गंभीर चोट पहुंचाने से कम कुछ नहीं चाहता था। कोच यांग होंगजी ने उन्हें कई बास्केटबॉल कौशल सिखाए, जिसमें कई गंदी रणनीति और एक खेल में अपने विरोधियों को विभिन्न स्तरों के नुकसान को कैसे दूर करना शामिल था। वह शुरुआत के लिए उनके टखनों में मोच ला सकता था, उनकी हड्डियों को तोड़ सकता था या अगर वह चाहता था तो आंतरिक चोट का कारण बन सकता था। ली, चीजें अच्छी नहीं दिख रही है, ऐसा लगता है कि युवा मास्टर यांग अपनी किलर चाल के लिए जा रहा है। शेन किंगयान ने सू ली से अपनी चिंता व्यक्त की क्योंकि वे कोर्ट साइड से खेल को देख रहे थे। अगर यांग होंगजी ने वास्तव में गंदा खेलने का फैसला किया तो वह निश्चित रूप से उसे इसके लिए माफ नहीं करेगी, क्योंकि वह न केवल मैच हार जाता बल्कि एक खिलाड़ी के रूप में उसकी गरिमा भी होती। सुली ने सुना लेकिन निष्क्रिय रहा, लेकिन एक संक्षिप्त विचार के बाद उसने कहा, बस एक एम्बुलेंस को बुलाओ। एक कारण जिसने उसे यांग होंगजी से घृणा की वह यह था कि वह बस एक अमीर पृष्ठभूमि से एक बिगड़ैल बच्चा था। उन्होंने जीवन में किसी भी अस्वीकृति या विफलता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जो वह चाहते थे उन्हें मिला। उन्होंने ही मैच की शुरुआत की थी, लेकिन वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सके कि उन्हें पूरी तरह से पछाड़ दिया गया था। अगर वह कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक का बेटा नहीं होता तो वह उसे जवाब भी नहीं देती। शेन किंगयान ने सहमति व्यक्त की और कॉल करने का फैसला किया, क्योंकि वह भी अब जानती थी कि यांग होंगजी एक सम्मानित व्यक्ति नहीं था। कोर्ट पर वापस जियाओ लो तेजी से यांग होंगजी की ओर बढ़े, स्वभाव और नियंत्रण के साथ ड्रिबलिंग करते हुए। उन्होंने अपने दाईं ओर एक पंख बनाया, फिर बाईं ओर झुके, अचानक गेंद को फिर से दाईं ओर तोड़ दिया और टोकरी के नीचे आने के लिए आगे चार्ज किया। वह हवा के झोंके की तरह हिला और पलक झपकते ही टोकरी के पास पहुंच गया। वाह, क्या कदम है! क्या जियाओ लो डंक मारने जा रहा है? शेन किंगयान अभी भी फोन पर है, लेकिन उसकी निगाहें कोर्ट की कार्रवाई पर टिकी थी क्योंकि वह एक बास्केटबॉल प्रशंसक थी और नियमित रूप से बास्केटबॉल मैच देखती थी। शियाओ लो के शरीर की स्थिति से यह स्पष्ट था कि वह टॉमहॉक डंक को निष्पादित करने वाला था। सूली बस एक स्तूप में देख रहा था, बिल्कुल हैरान था कि जियाओ लो कितनी ऊंचाई पर कूद गया था और उसने यांग होंगजी को कितनी आसानी से पार कर लिया था। तुम्हें मिल गया। आर्ग। यांग होंगजी को पीटा गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके इरादे स्पष्ट थे और अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचे ले जाने के हताश प्रयास में उन्होंने खुद को लॉन्च किया। जियो लो में कड़ी टक्कर दी। उसकी खून से लथपथ आंखों में एक दृढ़ संकल्प दिखाई दिया और वह जियाओ लो को बैकलाइन से पूरी तरह से बाहर निकलते हुए देखने की उम्मीद कर रहा था। एक क्रूर, हड्डियों से भरी थंक की डरावनी आवाज ने हवा भर दी और हर कोई दहशत में कांप उठा। क्या जियाओ लो ठीक हो जाएगा? लेकिन प्रभाव के क्षण में यांग होंगजी के चेहरे पर भाव काफी बढ़ गए। जियाओ लो के शरीर से अनूठा शक्ति का विस्फोट हुआ और यांग होंगजी को लगा कि वह अभी एक अचल पहाड़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अध्याय 330, ईर्ष्या व्यक्त करना। आप अपने आप को अधिक महत्व देते हैं, जियाओ लो ने धीरे से कहा, और उसके शरीर से आंतरिक ऊर्जा का एक मजबूत उछाल विस्फोट हुआ। यांग होंगजी को जब कोर्ट से बाहर फेंक दिया गया तो हवा में चीख निकल गई। ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी है।
जियाओ लो अभी भी हवा में मंडरा रहा था। उसका दाहिना हाथ उसके सिर के पीछे घूम रहा था और फिर बास्केटबॉल को हुक के माध्यम से डुबो रहा था। गेंद को तोप के गोले की तरह टोकरी में जमकर मारा गया और जाल वापस ऊपर की ओर झूल गया। डंक पूरा करने के बाद जियाओ लो दोनों पैरों को थोड़ा अलग करके धीरे से उतरा। गेंद टोकरी के ठीक नीचे उछल रही थी जैसे कि वह सम्मान में जियाओ लो के सामने झुक रही थी और अंततः यह उछलना बंद हो गई और पूरी तरह से समर्पण में अपने पैरों की ओर लुढ़क गई। यांग होंजी के दो अंगरक्षक शेन किंगयान और सूली अपने मुंह को खोलकर घूर रहे थे। जो उन्होंने अभी देखा था उससे पूरी तरह से चौंक गए थे। शेन किंगयान, जो अभी भी फोन पर था, ने अनजाने में इसे जमीन पर गिरा दिया। सु शियाओबे की आंखें विस्मय से चमक उठी। वह खुशी से जयकार कर रही थी और खुशी से उछल रही थी जब उसने जियाओ लो को इतनी शक्ति के साथ हुक के माध्यम से डंक मारते हुए देखा। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शियाओ लो स्लैम डंक करने में सक्षम था और यह सिर्फ एक नियमित डंक नहीं था बल्कि एक भव्य और शक्तिशाली स्लैम डंक था। उनकी टाइमिंग, विस्फोटक शक्ति और कूदने का कौशल बस हावी था। यांग होंगजी जमीन पर लेट गया, टोकरी के नीचे पतली आकृति को खाली घूर रहा था। उनका अपमान पूरा हो गया था। अंतिम स्कोर 10 से 0 था। उन्होंने शुरू में अपने प्रतिद्वंद्वी को 10 से 0 से हराने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके बजाय वह उस स्कोर लाइन के अंत में समाप्त हो गए। जैसे कि यह काफी अपमानजनक नहीं था, वह अपने प्रतिद्वंद्वी से पूरी तरह से बाहर था, एक बार भी गेंद को छूने में असमर्थ था। अब उनके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को पूरी तरह से कुचल दिया गया था, कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। आसान, आहसी। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपंग हो जाओ कि वह पागल है, यांग होंगजी दहाड़ा। हाँ, युवा मास्टर। अंगरक्षक अपने सदमे से बाहर निकल आए और क्रूर इरादों के साथ जियाओ लो की ओर दौड़ पड़े। यांग होंगजी, आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? सुली चिल्लाया। वह यांग होंगजी से नाराज थी। जब वह उसका सामना करने के लिए तेजी से चल रही थी तो वह अपनी भौहों को सिकोड़ रही थी। ली है। उन्होंने कहा, आपने ही शियाओ लो के साथ इस मैच का सुझाव दिया था, लेकिन अब आप हारने के बाद उसे हराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप इतने दुखी हारे हुए हैं? सुली ने कहा। उसकी आंखें पराजित व्यक्ति को ठंड से चमक रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यांग होंगजी ने जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो कुछ भी नहीं निकला। उसे नहीं पता था कि वह खुद को समझाने के लिए क्या कह सकता है। लेकिन जब उसने सुली की खूबसूरत आंखों में देखा तो वह तुरंत होश में आया और वापस उठ गया। उन्होंने इसे यूं ही हंसने की कोशिश की और कहा, यह एक गलतफहमी है। बस एक गलतफहमी, बस इतना ही। हाँ हाँ हाँ, मैं बस उसके साथ धोखा कर रहा था। उन्होंने हाथ हिलाया और अपने दो अंगरक्षकों को नीचे खड़े होने का इशारा किया। सूली को अब बातचीत जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह दूर जाने के लिए मुड़ा। मैं शुरू से ही बता सकता था कि यंग मास्टर यांग सिर्फ बेवकूफ बना रहा था। यंग मास्टर यांग जैसा उदार व्यक्ति एक हारे हुए व्यक्ति की तरह व्यवहार क्यों करेगा? क्या मैं सही हूँ? शेन किंगयान ने कहा, चलना और शांति बनाने की कोशिश करना। दोनों महिलाओं को गले में हारने वाला शब्दों का उल्लेख करने के बाद वह लगभग खून की उल्टी कर रहा था। उसे सिर्फ 10 से 0 तक पीटा गया था और वह उस महिला के ठीक सामने था जिसे वह पसंद करता था। इस तरह की हार को कौन स्वीकार कर पाएगा, खासकर खेल के हर पहलू में पूरी तरह से मात खाने के बाद? हालांकि बाहरी रूप से यांग होंगजी ने अपना सिर हिलाया और उन्होंने यह दिखाने के लिए हंसी का भी प्रयास किया कि वह कितना उदार था। हमेशा की तरह केवल किंगयान मुझे सबसे अच्छी तरह से जानता है। ओह, और वैसे किंगयान, मैं आप सभी के साथ दोपहर का भोजन नहीं कर पाऊंगा। मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास कुछ जरूरी है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ। फिर उसने सु जियाओबे को इशारा किया जो उसे देख रहा था। जियाओबे, अंकल यांग को अलविदा कहो। उसने तुरंत जियाओ लो की जांघ को गले लगा लिया और डरपोक रूप से अपना आधा चेहरा उसके पीछे छिपा दिया। अलविदा अंकल यांग, सु शियाओबे फुसफुसाहट में बोले। अच्छी लड़की। यांग होंगजी सु ली की ओर मुड़ा और मुस्कुराया। ली एर, मैं आऊंगा और आपको किसी और समय फिर से मिलूंगा। वह पीछे मुड़ा और बिना किसी हलचल के चला गया। ऐसा नहीं था कि उसके पास ध्यान देने के लिए कोई जरूरी मामला था, बल्कि इसलिए कि उसकी मांसपेशियों में बुरी तरह से दर्द हो रहा था और हो सकता है कि उसकी पीठ के निचले हिस्से में मोच आ गई हो और अगर वह और अधिक समय तक रहता था तो वह केवल खुद को मूर्ख बना देगा। जब वह पीछे मुड़ा तो उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसके चेहरे पर एक क्रूर और अंधेरा भाव दिखाई दिया। आसान, सीसी। हाँ युवा गुरु, आपके निर्देश क्या है? अपने चेहरे पर एक बुरा पसीना के साथ यांग होंगजी ने कहा, उसे सबक सिखाने का अवसर खोजे, लेकिन यह याद रखे कोई भी सबूत न छोड़े जो मुझे वापस इंगित करेगा। समझ में आया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोनों अंगरक्षकों ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। जैसे ही उसने उन्हें चलते हुए देखा, शेन किंगयान ने अपना सिर हिलाया, फिर जियाओ लो से कहा और कहा, आपको अभी के लिए सावधान रहना बेहतर है कि युवा मास्टर यांग एक क्षमाशील व्यक्ति नहीं है। आपने उसे चेहरा खो दिया है और वह आपसे बदला लेने के लिए बाध्य है। चेतावनी के लिए धन्यवाद, जियाओ लो ने कहा, अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए और उसे एक सराहनीय मुस्कान देते हुए। आप एक बहुत ही शांत साथी लगते हैं। शेन किंगयान ने जवाब दिया क्योंकि वह उसे आकर्षण के साथ देख रही थी। उसने पहले उसे सिर्फ एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखा था, लेकिन यांग होंगजी के साथ 1-1 गेम के बाद यह सब बदल गया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के चारों ओर रिंग खेला और 10 से 0 की शानदार जीत दी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ताज का क्षण टॉमहॉप डंक था जिसने मैच पर मुहर लगा दी। शेन किंगयान ने जो देखा था उसके अनुसार इस आदमी के पास कम से कम बास्केटबॉल के मामले में कुछ सभ्य कौशल थे। वह अपने भाषण में न तो विनम्र थे और न ही अभिमानी थे और मजबूत क्षमताओं और सहज आत्मविश्वास वाले व्यक्ति के रूप में सामने आए। ऐसा लगता था कि वह जीवन में बहुत कुछ झेल चुका था, कोई ऐसा व्यक्ति जो शीर्ष पर भव्यता से परिचित था और बहुत नीचे भयंकर कठिनाई। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था। उसने अब खुद को जियाओ लो में दिलचस्पी लेते हुए पाया, भले ही यह सिर्फ एक क्षणभंगुर क्षण के लिए था। मुझे भूख लगी है, चलो जाकर खाना खाते हैं। शेन किंगयान ने अपने सुस्त विचारों से बाहर निकलकर जवाब दिया, हाँ हाँ हाँ, यह पहली बार है जब मैंने देवी सू को मुझसे कहते हुए सुना है कि वह भूखी है। शेन किंगयान में दोपहर का भोजन एक शानदार भोजन था जिसकी उम्मीद की गई थी क्योंकि सभी अमीर परिवारों ने अपने स्वयं के पेशेवर घरेलू शेफ को नियुक्त किया था। स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रसार हुआ और मुख्य पकवान को शानदार नक्काशीदार सब्जियों के साथ एक बड़ी थाली पर प्रस्तुत किया गया जिससे एक आमंत्रित और स्वर्गीय खगोलीय अनुभव हुआ।
चेटो लैफिट को भोजन के साथ परोसा गया था और उन लोगों के लिए जो शराब में लिप्त नहीं थे प्लम गार्डन के संतरे के रस की पेशकश की गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने जो पानी पिया वह एक प्रीमियम स्प्रिंग मिनरल वाटर था जो गहरे भूमिगत से प्राप्त किया गया था, एक बोतल जिसकी कीमत $300 थी। यहाँ शेन किंगयांग के घर में भोजन करते हुए जियाओ लो आखिरकार समझ गया कि विलासिता का वास्तव में क्या मतलब है। शियाओ लो की वर्तमान शुद्ध संपत्ति शेन किंगयांग की तुलना में नहीं हो सकती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस तरह की शानदार जीवन शैली को वहन करने में असमर्थ था। यह सिर्फ उसका तरीका नहीं था, क्योंकि कम उम्र से विकसित मेहनती और मितव्ययी मानसिकता गहराई से अंतर्निहित थी और उसके चरित्र पर प्रभाव पड़ा था। उस रात जियाओ लो को ली जिमिंग का फोन आया, जिन्होंने उन्हें सूचित किया कि लो वर्कशॉप के कई प्रमुख कर्मचारी जियाहाई पहुंचे थे और वहां शाखा कार्यालय विकसित करने पर काम करना शुरू कर दिया था। जियाओ लो को व्यक्तिगत रूप से नई शाखा के लिए उपकरणों और प्रतिभाओं की योजना और सोर्सिंग का प्रबंधन नहीं करना पड़ा, इसे ली जिमिंग और उनके अन्य कोर प्रबंधकों को सौंप दिया गया था। उन्होंने एक निरीक्षण भूमिका निभाई और केवल जब कंपनी के विस्तार के प्रयास के साथ महत्वपूर्ण मुद्दे उठे तो वह उन्हें हल करने के लिए कदम उठाएंगे। दूसरे दिन जियाओ लो ने अपने पूर्व संस्थान शिशिंग एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी का दौरा करने का फैसला किया। वह स्वभाव से उदासीन व्यक्ति था और जब से वह वापस आ गया था वह ऐसा करने का मौका नहीं चुकेगा। वह निश्चित रूप से दूसरी मंजिल पर स्थित तीसरी कैंटीन से बाउंसी नूडल्स को याद करता था। नूडल्स नरम और चबाने वाले थे और कीमा मांस सॉस के गुड़िया से एक आदर्श मेल खाते थे जो उदारता से इसके ऊपर पकाया जाता था। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उछाल भरे नूडल्स स्टॉल हमेशा भीड़ से भरे होते थे और जब तक वह जल्दी नहीं जाते वह इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। इसने सुनिश्चित किया कि यह जगह ग्राहकों से लगातार भरी हुई थी और शायद विनम्र खाद्य स्टॉल के लिए एकदम सही विपणन रणनीति थी। धमनी सड़क अभी भी वही थी, इंग्लिश कॉर्नर अभी भी मौजूद था और यहाँ तक कि स्टार अनीस तालाब भी अपरिवर्तित रहा। फिर भी जब वह परिसर से गुजर रहे थे तो मूड अलग था। पुराने छात्रावास से गुजरते हुए वह रुक गया और 7वीं मंजिल पर बालकनी को देखने लगा। कांच के एक शीशे में अभी भी एक छेद था जिसके चारों ओर दरारों का जाल था। जियाओ लो को वह दिन अच्छी तरह से याद है जब वह झांग दशान के साथ घूम रहा था और गलती से झाड़ू के अंत के साथ शीशा तोड़ दिया था। तब से 5 से 6 साल हो गए थे और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसे प्रतिस्थापित नहीं किया गया था। अब इसे देखते हुए वह मिश्रित भावनाओं के अलावा कुछ नहीं कर सकता था।